सिर्फ मैं अकेला था। मैंने टोलकिन साम्राज्य के पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया था। मैंने लाखों लोगों में से सैकड़ों हजार लोगों को मार डाला था। लेकिन बदला लेने के बाद भी मेरी बहन वापस नहीं आ सकती थी। मेरे गुरु भी उसे वापस नहीं ला सकते थे। अगर मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिलता तो मैं सब कुछ अलग तरीके से करता। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं समय में पीछे लौट आया हूँ। क्या ये ब्लैक मैजिक है? अब मैं 14 साल का हूँ। मैं वैलेंटे मार्क्विस परिवार का तीसरा और सबसे छोटा बेटा हूँ। उन दिनों मैं अपना ज्यादातर समय बगीचे में बिताता था। मेरे पिता को तो ये भी यकीन नहीं था कि मैं उनका असली बेटा हूँ। हमारे बटलर रॉन ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं पसंद था। पहरेदार हमेशा मुझ पर नजर रखते थे। समस्या ये थी कि 14 साल की उम्र में भी मैं बहुत कमजोर था। मेरे हाथों में मेहनत के निशान तक नहीं थे। ऐसा लगता था कि मेरा मैजिक से कोई संबंध ही नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं जैक वैलेंटे पूरी तरह अयोग्य था। लेकिन अब मेरे पास जो ज्ञान था उससे सब कुछ बदलने वाला था। तभी अचानक मेरी गर्दन के पीछे दर्द उठा। मेरा शरीर डर से कांप गया। मेरा बड़ा भाई लौट आया था, वही जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। फेलिन वैलेंटे ही असली वजह था कि उस उम्र में मैंने मना की ट्रेनिंग नहीं की थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मैजिक या तलवारबाजी सीखी तो वो मुझे मार डालेगा। यहाँ तक कि घर के नौकर भी मेरे बारे में फुसफुसाते और मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं सबके लिए हंसी का पात्र था। परिवार में जिस एकमात्र व्यक्ति पर मुझे भरोसा था वो मेरी बहन थी। लेकिन कोई स्त्री उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी, और जिसने उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था वो अभी मेरे सामने खड़ा था। गुस्से से भरा फेलिन अपने भाई पर मुक्का चलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया गया। यहाँ तक कि पहरेदार भी इस पर विश्वास नहीं कर पाए। अगले ही पल शरीर को मोड़ते हुए मैंने उसे ऐसा फेंका कि वो जमीन पर धड़ाम से अपने पिछवाड़े के बल गिर पड़ा। अब मुफ्त की बेइज्जती का समय शुरू हो चुका था। गुस्से में फेलिन ने ऑरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़के को एहसास हो गया कि पहरेदार बीच में नहीं आएंगे। तभी अचानक बटलर रॉन हमारे बीच आकर खड़ा हो गया। स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर वार हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो मदद करने आया था या रास्ते में आने? लेकिन मुझे रॉन का रवैया पसंद आया। मेरा मूर्ख भाई फिर से मुझे धमकाने लगा, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ कूड़ा था। इसलिए मैंने उसे सामने आने के लिए कहा। वो गुस्से से पागल हो गया और तलवार से वार कर बैठा। लेकिन मैं ये लड़ाई हारने वाला नहीं था। मैं उसके करीब गया और कहा कि आज उसे उसका छोटा भाई सबक सिखाएगा। फेलिन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसके सिर पर एक तकनीक का इस्तेमाल किया। आज मैं उसे हर एक अपमान लौटाने वाला था। सिर्फ उसी एक तकनीक से वो मूर्ख पहले ही मुंह से लार टपकाने लगा था, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गया। पहरेदार बीच में आने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे एक कदम भी आगे बढ़े तो उनका हाल भी यही होगा। इसलिए वे रुक गए। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपने भाई के बाल पकड़ लिए और उसे गुड़िया की तरह घसीटने लगा। उसे अपना वजन कम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत भारी था। ऊपर से आज का दिन भी बहुत गर्म था, इसलिए मैंने सोचा कि उसका प्यारा भाई उसके सिर को थोड़ा ठंडा कर दे। वो कमीना इतना हैरान था कि उसे मना इस्तेमाल करके जवाब देना भी याद नहीं रहा। जब मैं उसे पानी में डुबो रहा था तब मुझे वे सारी बातें याद आने लगी जो इस नीच आदमी की वजह से हुई थी। मेरी बहन की शादी साम्राज्य के कारण होने के तुरंत बाद इसी ने हमारे पिता की हत्या कर दी थी, और उसके बाद परिवार का मुखिया बन बैठा था। आखिर में इसी ने पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने मेरी बहन के बलिदान को व्यर्थ कर दिया। वो इतनी दयालु थी, फिर भी उसकी शादी चौथे राजकुमार से कर दी गई जो अपनी घिनौनी हरकतों के लिए बदनाम था। लेकिन चलो अब मुख्य बात पर लौटते हैं। वो चूहा बोलने लगा। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैं उस चेहरे को अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे अपनी पिछली जिंदगी में कई बार देखा था। ये उन लोगों का चेहरा होता है जो मौत से डरते हैं। आज उसे परिवार की कीमत समझ में आने वाली थी। जब मैं उस पर वार करने ही वाला था तभी रॉन ने मुझे रोकते हुए कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने देखा कि उसकी नाक में खुजली हो रही है, इसलिए मैंने बस हल्के से उसकी नाक को फव्वारे के किनारे पर दे मारा। अब न उसे खुजली होगी और न ही नाक बचेगी। मैंने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे यहाँ से ले जाएं। कूड़े को फेंक देना चाहिए, और ये काम तब करना चाहिए जब वो अभी भी जिंदा हो। जाहिर है आज मैंने जो किया था उसकी खबर हर तरफ फैल गई और बहुत जल्द पूरा परिवार सिर के बल खड़ा हो गया। वजह ये थी कि फेलिन मेरा सौतेला भाई था। वो मैंटिस परिवार का भावी उत्तराधिकारी भी था जिसके पास अपार दौलत थी। लेकिन इस समय वो जमीन पर पड़ा था क्योंकि मैंने उसका सिर समुद्र किनारे नारियल की तरह फोड़ दिया था। जल्द ही अफवाहें फैलते फैलते परिवार के मुखिया तक पहुंच गई और उन्होंने आदेश दिया कि मुझे उनके सामने लाया जाए। इसलिए मैं वहां चला गया। पूरा घर पहले ही अराजकता में डूबा हुआ था। सबकी निगाहें मुझ पर थी, लेकिन साथ ही वे मुझे नजरअंदाज भी कर रहे थे। जब मैं मुखिया के कमरे का दरवाजा खोलने गया तो पहरेदारों ने मुझे रोक लिया। वास्तव में उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, इसलिए मैंने उनमें से एक की पिंडली पर लात मार दी। अब मेरे अस्तित्व को नजरअंदाज करना असंभव था। फिर भी उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अगर परिवार का मुखिया मुझसे बात करना चाहता है तो वो खुद मेरे पास आए। जब परिवार के नेता ने सुना कि मैं चला गया हूँ तो वो बस हंस पड़ा।
उसे एहसास हो गया था कि उसका सबसे छोटा बेटा बदल चुका है। इसलिए मैं बगीचे में बैठकर शांति से इंतजार करने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा, पूरा झुंड परिवार के मुखिया के साथ वहां पहुंच गया। वो आकर मेरे पास रुक गया। मैं उससे नफरत करता था क्योंकि वो अपनी पहुंच से बाहर की शक्ति का लालची था। उसने मेरी बहन को बेच दिया था और मुझे मारने की भी कोशिश की थी। मैं इस आदमी को कभी पिता नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने बस उसका स्वागत किया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। मैंने बस कहा, क्या किया? मैं तुरंत उसकी नजर समझ गया। उसकी पत्नी भौंकने लगी कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। तभी अचानक परिवार के मुखिया ने पूरे क्षेत्र को ऑरा से भर दिया। वो मेरी परीक्षा ले रहा था कि क्या मैंने मन का केंद्र बना लिया है। अब उसे पता चल गया था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने कहा कि मुझमें युद्ध कलाओं की प्रतिभा है और पूछा कि मैंने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा मन नहीं था। इससे वो पागल और भी गुस्से में आ गया। लेकिन परिवार के मुखिया को एहसास हो गया कि मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूँ। ये बात मुझे क्रोधित कर गई। अगर मैं बेकार हूँ तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? मैंने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं? उसने पूछा। लेकिन ये साफ था कि मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी और मैंने वही बात उसके मुंह पर कह दी। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस पीठ मोड़ी और कहा कि उसे जो सुनना था वो सुन चुका है। मैं परिवार के मुखिया के साथ कूड़े जैसा व्यवहार करता हूँ, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आता। तो फिर वो यहाँ आया ही क्यों था? अभी मेरे कुछ ऐसे इरादे हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ साझा नहीं कर सकता। अपनी सौतेली माँ को देखते हुए नायक ताना मारता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्री आ गई है और उसे अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। ऐसी चिंता सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बदतमीज लड़के की वजह से अपना पंखा लगभग तोड़ ही देती है। जैक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस औरत ने कभी उसकी किसी बात में मदद नहीं की थी, इसलिए उसके चेहरे का वो भाव देखकर उसे गहरा संतोष मिला। वो खड़ा होता है, झुककर अभिवादन करता है और उनसे कहता है कि दूसरे बेटे को उसकी शुभकामनाएं पहुंचा दे। जाहिर है व्यंग्य में। अपने कमरे में लौटने पर बटलर घोषणा करता है, परिवार के तीसरे पुत्र जैक वैलेंटे को हवेली में हंगामा करने के अपराध में 20 दिनों के एकांत कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन अचानक रॉन रुक जाता है और पूछता है कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या हुआ था। नायक उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि वो उसकी गतिविधियों में बाधा न डाले। वो जानता था कि अगर फेलिन उसे पीटता तो रॉन उसे अनदेखा कर देता। फिर अब वो इतना नाराज क्यों था? चित्र बनाना एक पल के लिए रोककर लड़का सोचने लगा कि एकांत कारावास कितना दिलचस्प है। उसे पहले ही गुलाबों के बगीचे में निर्वासित किया जा चुका था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि एकांत कारावास में अलग क्या होगा। आखिर वो भी तो सिर्फ एक कमरा ही होगा। उसके विचारों को तोड़ते हुए बटलर ने बताया कि एकेडमी की छुट्टियां खत्म होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है और वो पहले ही कैद होने जा रहा है। जैक अचानक उलझन में जम गया। वो अपनी पढ़ाई के बारे में पूरी तरह भूल चुका था क्योंकि वो इतने लंबे समय से एक अलग जीवन जी रहा था। अब वो 14 साल का था, जिसका मतलब था कि उसे इंपीरियल एकेडमी में जाना ही होगा। टेस्लान साम्राज्य के सभी कुलीनों को वहां पढ़ना अनिवार्य था। अगर कोई अपंग नहीं है तो उसे हर दिन शारीरिक रूप से उपस्थित होना ही पड़ता था। 14 साल की उम्र से शुरू होने वाली 4 साल की पढ़ाई होती थी, इसलिए जैक अभी भी अपने पहले वर्ष में था। पहला सत्र समाप्त हो चुका था और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। खुद को फिर से एक छात्र के रूप में सोचना उसके लिए अजीब था। उसके गुरु, जो सीधे एकेडमी से जुड़े हुए थे, अपनी कक्षा को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षा में अनुपस्थित रह सकते थे। यही कारण था कि वो अपने पिता से बेकार की बातों पर बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तर्कसंगत रूप से सोचें तो उसके पास पढ़ाई करने जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छुट्टियों के अभी 27 दिन बाकी थे। 20 दिन जेल में बीतने वाले थे और 6 दिन वहां से स्कूल तक की यात्रा में। दूसरे शब्दों में, जेल से निकलते ही उसे सीधे पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता। भले ही ये उसका अतीत था, फिर भी खुद को समझना उसके लिए कठिन था। थके हुए चेहरे के साथ रॉन ने पूछा कि क्या युवा मालिक अपनी पेंटिंग पूरी कर चुका है। जैक कुर्सी से उठा, चित्रफलक को छुआ और पूछा कि उसे कहाँ कैद किया जाएगा। नौकर की चुप्पी ने जल्दी ही उसे चिढ़ा दिया और उसने दोबारा वही सवाल पूछा। तब सुनहरे बालों वाले बटलर ने बताया कि दोषियों के लिए केवल एक ही जगह है, वो जेल जहां मार्क्वेस क्षेत्र में अपराध करने वालों को रखा जाता है। जैक स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, मुझे जेल में फेंका जाएगा? जवाब हा था, जो पूरी तरह अप्रत्याशित भी नहीं था। फिर भी उसके मुंह से निराशा की चीख निकल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी सच में ऐसा कर सकता है। एकेडमी की छुट्टियां वास्तव में छुट्टियां नहीं थी, बल्कि किसी और चीज का विस्तार थी। ये बात फेलिन की स्थिति से साफ थी। उससे पहले वो सामाजिक समारोह में जाता था और दूसरे कुलीन परिवारों से मिलता था। इसी तरह वो जागीरदारों से परिचित हुआ था। जैक को कभी ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। बेशक उसे परिवार के मामलों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों की बातें उसे क्रोधित कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके लिए न वहाँ कोई जगह थी और न कहीं और अब तो उसे एक गंदी कोठरी में बंद कर दिया गया था। ये सब उस मूर्ख बूढ़े आदमी की वजह से था। लड़के ने तय किया कि वो जेल अकेले जाएगा और किसी पहरेदार का इंतजार नहीं करेगा, ताकि उसकी बची खुची इज्जत पूरी तरह नष्ट न हो जाए। उसे जाते हुए देखकर रॉन का चेहरा
अजीब तरह से दयनीय लग रहा था। वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था और जैक को ऐसे देख रहा था जैसे कोई छोड़ा हुआ बिल्ली का बच्चा हो, जबकि नायक सिर्फ इतना कह रहा था कि जल्दी करो। एक तरह से वो बाकी कैदियों से अलग था। उसके पास बिस्तर था, स्नानघर था और दिन में 3 बार भोजन भी मिलता था। लेकिन इन सबका क्या फायदा जब तुम एक छोटी ठंडी कोठरी में बंद हो, जहाँ का कंबल आधी सदी से नहीं बदला गया हो और खाना इतना बेस्वाद और घिनौना हो कि मक्खियां भी उसे न खाए। हमारा लड़का अपनी बाहें मोड़ लेता है। सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय था, पूरे पूरे दिन, और एक किशोर के लिए ये बहुत ज्यादा था। जिन कुलीनों के पास अपनी जमीन होती थी वे स्थानीय कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार दंड दे सकते थे। वास्तव में अपने क्षेत्र के भीतर उनके अधिकार साम्राज्य के शासक जितने ही होते थे। जैक को भले ही मार्क्विस के आदेश पर कैद किया गया था, लेकिन वो अभी भी उसका बेटा और एक कुलीन था। ऐसा नहीं था कि उसने कोई विद्रोह भड़काया हो, फिर भी उस शासक ने अपने ही बेटे को जेल में डाल दिया। वो सोचने लगा कि उसका पिता दूसरे बेटे की ओर से इस घटना को कैसे छिपाएगा। वो कह सकता था कि जैक ने जहर या किसी निषिद्ध वस्तु का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो जाता। निश्चित रूप से मार्क्विस पहले ही फेलिन की हालत को सही ठहराने के लिए कोई अच्छी कहानी बना चुका होगा। शायद कुछ ऐसा कि घर की बदनामी जैक वैलेंटे ने लालच में आकर निषिद्ध मैजिक सीख लिया। फिर दूसरे पुत्र फेलिन ने ये पता चलने पर अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन लड़का बहुत जिद्दी था। हालात और बिगड़ गए जब जैक ने अपने भाई को चुप कराने के लिए निषिद्ध मैजिक का इस्तेमाल कर लिया। इतना सब सहने के बावजूद उत्तराधिकारी ने अपने मूर्ख छोटे भाई को माफ करने की उदारता दिखाई। शायद यही कहानी पहले से मार्क्विस और उसकी पत्नी के दिमाग में चल रही थी। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही घिन आती थी। नायक के लिए कुछ दिन वहां रहना ठीक था, लेकिन वो अपनी कीमती छुट्टियां उस जेल जैसी साधारण जगह में बर्बाद नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने परिवार से कोई लगाव था। वो अभी भाग भी सकता था, लेकिन वो ऐसा अभी नहीं करेगा। इसके 3 कारण थे: उसकी बहन रॉन और सबसे महत्वपूर्ण उसका गुरु। और हाँ, क्योंकि अपने मूल शरीर में लौटने के बाद वो सिर्फ 14 साल का एक लड़का था, जिसके शरीर में न मांसपेशियां थी और न अकेले जीवित रहने की ताकत। वो मूर्ख नहीं था। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम जानता था: ताकतवर कमजोरों को निगल जाते हैं, सबसे शक्तिशाली जीवित रहते हैं और कमजोर या तो भोजन बन जाते हैं या खाद। जैक का इरादा अपनी पिछली जिंदगी की तरह खून खराबे वाला नरसंहार करने का नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनसे उसे बदला लेना था। इसके लिए उसे 2 चीजों की जरूरत थी: समय और शक्ति। और एकेडमी उसे दोनों चीजें पल भर में दे सकती थी। वहां वो अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए समय हासिल कर सकता था और अपनी शक्ति को और बढ़ा सकता था, जो पहले ही उसके पिछले जीवन के अनुभव के कारण काफी बड़ी थी। ऐसा करके वो अपने प्रिय लोगों की रक्षा कर सकता था: रॉन, उसकी बहन और उसका गुरु। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे वो हासिल करना था जो वास्तव में उसका अधिकार था, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। धीरे धीरे मना उसके हाथों में बनने लगा। मना उपयोगकर्ताओं को 10 स्तरों में बांटा जाता था। पहले से तीसरे सर्कल तक शुरुआती स्तर के लोग होते थे, चौथे से छठे सर्कल तक विशेषज्ञ, 7वें से 9वें तक उच्च स्तर के मना उपयोगकर्ता और सबसे दुर्लभ लोग 10वें सर्कल में पहुंचते थे, जिन्हें मास्टर या अति मानव कहा जाता था। अपनी हथेलियां सीने पर दबाते हुए जैक ने नीली चमक पैदा की। ये अच्छी बात थी कि वहां उसे ऐसा करते हुए देखने वाला कोई नहीं था। पहला सर्कल बनाने में उसे केवल 2 घंटे लगे, जिससे उसे अपनी कम उम्र पर खुशी हुई। अपने पिछले जीवन में उसने 17 साल की उम्र में मना का अध्ययन शुरू किया था। शायद किशोरों की अधीरता के कारण उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी बनाई हुई शक्ति को देखकर आश्चर्य से उसे हवा में तैरता हुआ देखा। लेकिन अगले ही पल उसने उसे हटा दिया, क्योंकि कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वो वहां क्या कर रहा है। तभी गलियारे से एक अजीब आवाज आई, जो मार्क्विस की जूतियों की खटखटाहट जैसी लग रही थी। लड़का जल्दी से कंबल में घुस गया और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये आवाज सामान्य से हल्की थी। फिर जो आवाज सुनाई दी वो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में केवल बहुत पुरानी यादों में देखा था, और उसे सुनते ही वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। सलाखों के दूसरी तरफ उसकी आंसू भरी बहन एलिजाबेथ वैलेंटे उसका इंतजार कर रही थी। उसने सलाखों के बीच से अपने हाथ आगे बढ़ाए और घबराकर पूछा कि क्या उसे बहुत चोट लगी है। अपनी प्यारी बहन को फिर से सुंदर, दयालु और जीवित देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो उससे मिलने आई थी। जब उसने उसे जैकी कहकर पुकारा तो वो उसके कानों में संगीत की तरह गूंज उठा। ये वो उपनाम था जो उसने कई सालों से नहीं सुना था। उसने उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कोई चोट नहीं लगी और सब ठीक है। चिंतित होकर एलिजाबेथ ने पूछा कि उसने निषिद्ध मैजिक का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि वो जब चाहे उसे मैजिक सिखाने के लिए तैयार थी। दोनों के हाथ एक दूसरे में उलझ गए और उसने माफी मांगी, लेकिन उसकी बहन ने विषय बदलते हुए पूछा कि वो इतनी जल्दी घर क्यों लौट आया था। अपने छोटे भाई की चुप्पी से परेशान होकर उसने देखा
कि वो अचानक जड़ हो गया है। इसलिए उसने पूछा कि क्या वो सचमुच ठीक है और क्या वो उसकी बातें सुन भी रहा है। लेकिन जैक ने सिर्फ अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि वो खुश है। उसकी बात सुनकर एलिजाबेथ उलझ गई। ऐसी हालत में कोई कैसे खुश हो सकता है? वो एक ठंडी गंदी कोठरी में बिल्कुल अकेला बंद था। तब जैक ने बताया कि वो इसलिए खुश है क्योंकि इतने वर्षों तक अपनी बहन को फिर से देखने का सपना देखने के बाद अब ये सब सच था। उसकी बात सुनकर लड़की को यकीन हो गया कि उसका भाई पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन तभी वो गंभीर हो गया और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने वो प्रस्ताव रखा जो वो हमेशा से देना चाहता था। क्या हम भाग चले? ये सुनकर लड़की चौंक गई। फिर भी वो बोलता रहा। उसने सुझाव दिया कि वे दोनों किसी घुमंतु जंगल में चले जाएं, जहां वे अपना खेत बनाएं और साथ मिलकर साधना करें। सूखे स्वर में महिला ने उसे डांटा, लेकिन जैक अड़ा रहा। उसने कहा कि वो जानता है कि फेलिन और मार्क्विस उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सब कुछ छोड़कर शांति से जीना बेहतर होगा। शायद वहां उसे कोई ऐसा इंसान भी मिल जाए जो उससे सच्चा प्यार करे। जब वो फिर से खेती शुरू करने और शासक की बुराई करने लगा, तभी एलिजाबेथ चीख पड़ी। उसने उसे रोकते हुए कहा कि वो उनके पिता के बारे में ऐसी बातें न करे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके पिता ही रहेंगे। युवा महिला के लिए वे दोनों उस बूढ़े आदमी के उसकी माँ के प्रति गहरे प्रेम की निशानी थे, इसलिए वे उसके बारे में इस तरह नहीं बोल सकते थे। वो जानती थी कि जैक उससे गहरी नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई के बारे में शासक की राय बदलने को तैयार थी। इसलिए उसने उससे थोड़ा और धैर्य रखने को कहा। जैक ने सिर्फ इतना कहा कि इतने लंबे समय बाद अपनी बहन को देखकर वो सचमुच बहुत खुश है। ये सुनकर वो शर्मा गई। फिर वो खड़ा हुआ और उससे सलाखों से थोड़ा दूर हटने को कहा। उलझन में होने के बावजूद उसने उसकी बात मान ली। जैसे ही वो पीछे हटी, लड़के ने अपने हाथ में मना इकट्ठा किया। ये देखकर युवा महिला स्तब्ध रह गई और उसके छिपे हुए बल के बारे में सवालों की बौछार कर दी। जैक ने ताला तोड़ दिया और कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। फिर उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा कि वो हर चीज के लिए वास्तव में शर्मिंदा है। चिंतित होकर उसने उसके कंधे पकड़ लिए। उसका ये व्यवहार बहुत अजीब था और इससे वो सोचने लगी कि क्या उसका छोटा भाई सचमुच ठीक है। हमारा लड़का मुस्कुराया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे गले लगाते हुए उसने कहा कि इस बार सब कुछ अलग होगा और उसे खुद का बलिदान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत करेगा ताकि एलिजाबेथ अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। लेकिन तभी कुलीन युवक को याद आया कि जल्द ही उसकी मुलाकात चौथे राजकुमार से होने वाली है। अपने पिछले जीवन में वही राजकुमार उसकी बहन को उससे छीन कर ले गया था। उस समय उसकी बहन नहीं जानती थी कि उसके लिए कैसी भयावह किस्मत इंतजार कर रही है। वही कमीना था जिसने जैक को एक सच्चा राक्षस बना दिया था। उसके मन में उन यातनाओं की यादें फिर से उभर आई जिन्हें देने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने उस शासक को पकड़कर यातना की मेज से बांध दिया था। उसके चेहरे पर क्रोध जलने लगा और उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी बहन के साथ किए गए व्यवहार के लिए टोल्किन साम्राज्य को कभी माफ नहीं करेगा। अपने पिछले जीवन में जैक 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था। 10 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका था। टेस्लान राज्य मिट चुका था और उसका घर भी नष्ट हो गया था। टुल्का पूरे पश्चिमी महाद्वीप पर शासन करने वाला सबसे महान साम्राज्य बन चुका था और वैलेंटे परिवार भी थोड़े समय बाद समाप्त हो गया था। तभी उसकी जीवित बहन की यादें उसके मन में उमड़ने लगी। उस समय वो टोल्किन साम्राज्य के चौथे शाही राजकुमार की पत्नी थी और अपने परिवार के लिए दया की भीख मांग रही थी। लेकिन वो उसकी वैध पत्नी नहीं थी और उसकी विनती सुनने के बाद उस मूर्ख ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि ऐसी बातों से उसे परेशान न करे। फिर भी एलिजाबेथ ने अपना दयालु हृदय कभी नहीं खोया। वो महल में घुटनों के बल बैठकर 3 दिन और 3 रात तक उससे विनती करती रही, जब तक कि उसने उदारता दिखाते हुए उसकी मांग स्वीकार करने का निर्णय नहीं ले लिया। कम से कम कहानी का पहला संस्करण तो यही था, जो उत्तर से दक्षिण तक पूरे महाद्वीप में फैल गया था। लेकिन उसकी इस उदारता के पीछे की सच्चाई बेहद भयावह थी। एलिजाबेथ लगातार उसका धन्यवाद करती रहती थी, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आता था कि उसका आभार कैसे व्यक्त करे। लेकिन राजकुमार ने उसे दीवार से सटा दिया और कहा कि वो हालात को गलत समझ रही है। उसने चेतावनी दी कि उससे खिलवाड़ न करे, क्योंकि वो जब चाहे उसके परिवार को मिटा सकता है, और सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं किया था क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। बदले में उसे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा वो चाहता है। राजकुमार उसे कठपुतली की तरह नियंत्रित करता था। उसने उसे अपनी विकृत इच्छाओं का खिलौना बना दिया था, मानो वो कोई नौकरानी हो। और भी यातनापूर्ण बात यह थी कि उस मूर्ख की वैध पत्नियां ईर्ष्या से जलती रहती थी। आखिरकार जब वो उससे ऊब गया तो उसे हवेली के एक अलग हिस्से के कमरे में फेंक दिया, जहां वो वैध पत्नियों के बीच अकेली और डरी हुई रह गई। उसी समय मैरियन वैलेंटे का परिवार नष्ट कर दिया गया। इसलिए जब जैक आखिरकार वापस लौटा तो उसे अपने घर की जगह केवल राख ही मिली। पूरी सच्चाई जानने के बाद वो एक असली राक्षस बन गया। उसने टोल्किन साम्राज्य और उससे थोड़ा भी जुड़ा हर व्यक्ति नष्ट करने की कसम खा ली। सबसे पहले उसने महारानी और राजकुमारियों का अंत किया, फिर राजकुमारों की पत्नियों को खत्म किया
और उसके बाद उन सभी परिवारों को मिटा दिया जो उनका समर्थन करते थे। वो तब तक नहीं रुका जब तक कोई भी जीवित नहीं बचा। वो इस दुनिया में उनका एक भी निशान छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अब वर्तमान में लौटकर जैक अपनी कोठरी में खड़ी एलिजाबेथ को देखता है और मन ही मन तय करता है कि इस बार वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। लेकिन लड़की को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने छोटे भाई की चिंता कर रही थी और उससे कह रही थी कि वो अपना ख्याल रखे, जबकि वो उनके पिता से बात करेगी। जवाब में वो सिर हिलाकर भरोसा दिलाता है कि वो अपना ध्यान रखेगा। इस बार वो जो भी जरूरी होगा करेगा। एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रहती है। उसका छोटा भाई बहुत बदल गया था। पहले वो कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ता था और सबसे दूर रहता था, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और उसने जो मैजिक इस्तेमाल किया था वो भी बेहद प्रभावशाली था। वो खुद छठे सर्कल की उपयोग करता थी, फिर भी उसे डार्क मैजिक का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। दूसरी ओर उसके पिता सातवें सर्कल के थे, इसलिए ये बात बहुत अजीब थी कि उन्होंने अपने बेटे की शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। एलिजाबेथ अपने पिता के कक्ष में पहुंचती है। वो उन्हें चाय पीते हुए पाती है और जैक को रिहा करने की विनती करती है, क्योंकि उसने कोई निषिद्ध मैजिक नहीं सीखी थी। उसके अनुसार ऐसी मैजिक तो सिर्फ एक कहानी थी, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं था कि कुछ भी न जानने वाला एक छोटा लड़का उसे सीख ले। उसका कारावास केवल सच्चाई छिपाने का एक दिखावा होना चाहिए। वो तर्क देती है कि जैक को उत्तराधिकारी की उपाधि में कोई रुचि नहीं है। उसकी ये बात शासक को चिढ़ा देती है, लेकिन लड़की आगे कहती है कि ये सिर्फ उसके भाई के लिए सजा नहीं थी, बल्कि उसके लिए भी एक चेतावनी थी। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतनी समझदार होगी। मार्क्वेस परिवार की सुविधा के लिए एक साधन की तरह जीते जीते लड़की अपनी नियति को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वास्तव में ये उसके लिए ही चेतावनी थी। ये चेतावनी थी कि अगर उसने कोई मूर्खता की या अपनी किस्मत को ठुकराने की कोशिश की तो जैक के साथ क्या होगा। शासक कहता है कि जैक का उस परिवार में कोई स्थान नहीं है, इसलिए वयस्क होने पर वो उसकी मृत्यु की घोषणा कर देगा और उसे एक नई पहचान देकर कहीं दूर भेज देगा। एलिजाबेथ स्तब्ध रह जाती है। अभी तक उसे अपने पिता की दयालुता पर थोड़ा विश्वास होने लगा था, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, तब तक अपना कर्तव्य मत भूलना और भविष्य में भी नहीं। लड़की समझ जाती है और बूढ़े आदमी के निर्दयी पहरेदार की ओर देखने लगती है। फिर शासक टिप्पणी करता है कि उसे समझ नहीं आता कि बिना किसी सर्कल वाला लड़का तीसरे सर्कल के दूसरे पुत्र को कैसे हरा सकता है। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है। बिना सर्कल? फिर उसने जेल में जो देखा था वो क्या था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ सके, आदमी बात खत्म करते हुए कहता है कि जैसा उसने मांगा था वो लड़के को रिहा कर देगा। बात समाप्त होने पर वो जाने की अनुमति मांगती है और इस कृपा के लिए धन्यवाद देती है। दरवाजा बंद करते ही वो टूट जाती है। उसे याद आता है कि जैक ने उसे साथ भाग चलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो जानती थी कि ये असंभव है। उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत नहीं बचती और वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह की धूप जैक के चेहरे पर पड़ती है। रात भर उसने अपने पिछले जीवन की घटनाओं से जुड़े सपने देखे थे। शायद वजह नया कमरा था जिसमें वो सोया था, लेकिन उसे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो देखता है कि एक पहरेदार उसकी कोठरी खोल रहा है और बता रहा है कि उसे रिहा किया जा रहा है। जैक व्यंग्य भरे स्वर में खड़ा होता है और कहता है कि उसे तो ये नया कमरा पसंद आने लगा था। पहरेदार उसके कपड़े आगे बढ़ाता है, जिस पर लड़का उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन जब पहरेदार उसके जूते लौटाने से मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए कोई जूते उपलब्ध नहीं है, तो नायक का धैर्य टूट जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वे दोनों दोस्त हैं या कुछ और। पहरेदार घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि जैक पहले ही अपनी मुट्ठी में भारी मात्रा में मना इकट्ठा कर चुका होता है। अगले ही पल बच्चा उसे सबक सिखाने के लिए बेरमी से हमला कर देता है। कुछ समय बाद लड़का कपड़े पहनकर महल लौटता है, जहाँ हमेशा की तरह खुशमिजाज रॉन उसका स्वागत करता है। जैसे ही वो उसे बगीचे में देखता है, उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में सच्ची चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो युवा स्वामी के शरीर पर चोटों के निशान ढूंढने लगता है। उसके कपड़ों पर स्याही जैसे धब्बे देखकर वो और भी चिंतित हो जाता है, लेकिन लड़का उसे आराम करने को कहता है, क्योंकि वो उसका खून नहीं था। हालांकि जल्द ही उसकी नजर संपत्ति के चारों ओर पहले से कहीं अधिक संख्या में गश्त कर रहे सैनिकों पर पड़ती है। तब बटलर बताता है कि आयरन ब्लड नाइट्स के आदेश से 10 पैदल सैनिकों और एक स्क्वायर को मार्क्वेस परिवार की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। उनमें से एक आयरन ब्लड स्क्वायर सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसकी चमकदार कवच उसके गंभीर चेहरे के बिल्कुल विपरीत लग रही थी। बेचारा आदमी जैक बुदबुदाया और उस योद्धा का निरीक्षण करने लगा। इतनी क्षमता वाला एक शूरवीर आखिर किसी बिगड़े हुए कुलीन बच्चे की निगरानी करने तक कैसे सिमट गया? जब उसने शूरवीर बनने का सपना देखा होगा, तब उसने शायद कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी कड़ी निगाह देखकर नायक समझ गया कि सुनहरे बालों वाला
वो आदमी शायद पहले से जानता था कि जेल में क्या हुआ था। तभी वो शूरवीर आगे बढ़ा, आदरपूर्वक झुका और बिना समय गवाए पूछा कि अगर ज्यादा परेशानी न हो तो क्या वो जेल की घटना के बारे में कुछ बता सकता है। ये सुनकर जैक का जबड़ा लगभग खुला का खुला रह गया। वो आदमी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विनम्र निकला। फिर सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने बताया कि उसने अभी अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा था कि लड़के ने एक पहरेदार की उंगलियां और उसकी दाहिनी आंख फाड़ दी थी। ये सुनते ही रॉन गुस्से में बीच में आ गया और जोर देकर कहने लगा कि तीसरा युवा स्वामी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन शूरवीर ने फिर भी कहा कि उसे ये जानने का अधिकार है कि उसने उसके साथी पर हमला क्यों किया। इस पर जैक सूखी हंसी हंसा और उसे गाली दे दी, जिससे वो स्क्वायर नाराज हो गया। अधिकार? जैक ने शब्द दोहराया मानो ये खुद उस आदमी का अपमान हो। उसकी आंखें सामने खड़े शूरवीर को ऊपर से नीचे तक परखने लगी, उसके सर्कल का अनुमान लगाने के लिए, शायद चौथा सर्कल। फिर उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि मैंटिस परिवार का कुत्ता अपनी औकात जानता होगा। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने शिकायत की कि उसके शब्द कुछ ज्यादा कठोर थे, लेकिन लड़का सचमुच नहीं समझ पाया कि किसी को कुत्ता कहने में इतनी कठोरता क्या है। जबकि रॉन ने उसे डांट दिया। पहले से चिढ़ा हुआ जैक समझाने लगा कि उस आदमी का यहाँ केवल एक काम था, पास रहना और उस पर नजर रखना। वो बाकी कुछ भी कर सकता था, चाहे खुद सफाई करना हो या घंटों समय बर्बाद करना हो, लेकिन उसे अधिकारों के बारे में उससे बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वो सच में शूरवीर बनना चाहता है तो उसे अपनी जगह पर रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो कोई मुसीबत न खड़ी करे। शूरवीर ने सिर झुका लिया और क्षमा मांगी। उसका ये झुकना देखकर लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने नए प्रशिक्षित कुत्ते से काफी संतुष्ट था। संतुष्ट होकर उसने पीठ फेर ली और बातचीत समाप्त करते हुए कहा कि जब वो पूरी गड़बड़ी की जांच कर ले तो अपनी रिपोर्ट लेकर आए और अगर कोई शिकायत हो तो सीधे मार्क्विस से जाकर बात करे। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अब से उसका नया नाम चिक होगा और जब भी वो उसे इस नाम से बुलाए तो उसे दौड़ते हुए आना होगा। इसके बाद वो और रॉन महल की ओर लौट गए और बेचारा चिक वही खामोशी में खड़ा रह गया। तभी पेट से आवाज आने पर नायक ने बटलर से कहा कि अगर संभव हो तो उसे कुछ मांस खाना है। इस पर नौकर ने तुरंत आश्वासन दिया कि उसकी इच्छा अभी पूरी की जाएगी। थोड़ी ही देर में लड़के के लिए शानदार भोजन तैयार किया गया। नायक ने पेट भरकर खाया और रॉन की रसोई कला की प्रशंसा की, लेकिन उसने देखा कि आदमी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए जैक ने उससे कहा कि जो कहना है साफ साफ कहे और यूं उसे घूरना बंद करे। फिर भी रॉन हिचकिचाता रहा। लड़के ने मासूमियत से उसे कुछ मांस पेश किया और साथ बैठकर खाने का सुझाव दिया, लेकिन बटलर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भला युवा स्वामी के साथ एक ही मेज पर बैठकर कैसे खा सकता है। इस पर जैक ने उसे बैठ जाने को कहा और बताया कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। आखिरकार आदमी मान गया और उसके सामने बैठ गया। सीधे मुद्दे पर आते हुए नायक ने अपनी बहन की हालत के बारे में पूछा। नौकर ने जवाब दिया कि एलिजाबेथ हमेशा की तरह ही है। उसकी आंखें किसी असहाय बच्चे की तरह चमक रही थी। लेकिन जैक की आवाज तेज हो गई। उसने सुनिश्चित किया कि रॉन कोई मूर्ख नहीं है और वहाँ मौजूद सभी लोगों में वही सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसकी बहन कितनी पीड़ा झेल रही है। ये सुनकर आदमी कांप गया। फिर भी उसने कहने की कोशिश की कि उसे किसी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन लड़के ने बीच में ही रोक दिया। उसने फिर भोजन की तारीफ की और याद किया कि बचपन में वो बिना किसी चिंता के खाना खा पाता था, क्योंकि रॉन हमेशा ये जांचता था कि किसी सामग्री में जहर तो नहीं मिला। ये बात सुनकर बटलर हैरान रह गया कि उसे ये सब कैसे पता है। लेकिन नायक अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा कि एक और वजह ये थी कि वह एक शक्तिशाली सर्कल मेज था। एक बार फिर रॉन उसकी जानकारी देखकर चौंक गया। फिर लड़का आगे बोला, तुम मेरी माँ के साथ रहते थे इसलिए तुम जानते होगे, लेकिन मैं अपनी असली माँ के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि सब लोग हमेशा एलिजाबेथ और उसकी माँ के बीच समानता की बात करते थे। इसलिए जैक ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी माँ जरूर बहुत अच्छी इंसान रही होगी। वो सचमुच ऐसा ही मानता था। लड़के ने पुष्टि की कि रॉन छाया की तरह उसकी माँ की रक्षा करता था और उसका रक्षक भी एक अत्यंत शक्तिशाली मेज था। अगर ये कोई उपन्यास होता तो वो अवास्तविकता के कारण किताब फेंक चुका होता, लेकिन ये वास्तविकता थी। उसे वो रात याद आ गई जब वो अपने पिछले जीवन में घर से भागा था। उसके साथ रॉन भी था और पीछे उसके पिता द्वारा भेजे गए लोग उनका पीछा कर रहे थे। उस रात बारिश बहुत तेज थी, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। वे पीछा करने वाले शायद आयरन ब्लड नाइट्स के ही सदस्य थे, बिल्कुल उस चिक की तरह जिसे वो पहले मिला था। मार्क्विस ने अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए उन्हें भेजा था। उस समय उनका कप्तान नोवे सर्कल का तलवारबाज था और रॉन ने नायक की रक्षा करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उसने पीछा करने वाले के खिलाफ अविश्वसनीय मात्रा में मना छोड़ दिया था। जैक ने बताया
कि जब उसे ये पता चला कि वही व्यक्ति उसकी माँ के साथ रहने वाला नवे सर्कल का मेज था तो वो उससे डर गया था। लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी माँ कोई साधारण महिला नहीं थी। ये ऐसी बात थी जो शायद मार्क्विस तक नहीं जानता था। संभव है कि खुद बटलर भी न जानता हो। इसलिए लड़के ने निष्कर्ष निकाला कि वो शायद कभी ये सच नहीं जान पाएगा, और सच कहें तो उसे अब इसकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में रॉन जैसा इंसान ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। ये सब सुनने के बाद आदमी ने पूछा कि युवा स्वामी उससे आखिर चाहता क्या है। तब उसने बताया कि इस दुनिया में वह केवल दो लोगों पर भरोसा करता है, रॉन और अपनी बहन पर। इसलिए वो चाहता था कि रॉन उसकी बहन की रक्षा करे। ये अनुरोध कुछ अजीब था, क्योंकि एलिजाबेथ केवल 18 साल की उम्र में ही छठे सर्कल तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब था कि वो खुद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थी। लेकिन जैक ने जवाब दिया कि वो बहुत दयालु थी और उन लोगों में से थी जो दूसरों के लिए बड़े से बड़े त्याग करने से भी नहीं हिचकिचाते। मगर त्यागों से भरी जिंदगी उस लड़की के लिए सही नहीं थी, बल्कि वो मार्क्विस के लिए सही थी। फिर उसने बताया कि वो अगले दिन ही एकेडमी के लिए निकल जाएगा और जब तक कोई बहुत गंभीर बात न हो वापस नहीं आएगा। उसे वहाँ पूरे 4 साल रहना था और उस दौरान उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी बहन के साथ रहे। उसके बाद रॉन अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकता था। उदास होकर उस आदमी ने पूछा कि उसकी अपनी जिंदगी से उसका क्या मतलब है। जैक ने समझाया कि वो उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा था जो उसने उसके पीछे छिपकर बिताई थी, बल्कि उस चीज को खोजने की बात कर रहा था जो वो सच में करना चाहता था। तभी नौकर के मन में सवाल आया कि उसे एकेडमी में ठीक 4 साल ही क्यों बिताने थे। लड़के ने जवाब दिया कि 4 साल बाद ही वो खुद एलिजाबेथ की रक्षा करने लायक बन पाएगा। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसे लड़की को किससे बचाना है, तभी कमरे में एक तीसरा व्यक्ति आ गया और उसकी बात बीच में ही रुक गई। इतना महत्वपूर्ण पल होने के बावजूद वो उस व्यक्ति को वापस नहीं भेज सकता था। वो चिक था जो अपनी रिपोर्ट देने आया था। उसने बताया कि पहरेदार को प्राथमिक उपचार मिल चुका है और अब उसे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। ये सुनकर जैक ने दिखावे के लिए चिंता जताई, जिससे वो सुनहरे बालों वाला आदमी और भी शिकायतें करने लगा। उसने कहा कि वो आदमी अभ्यास करते समय गलती से अपनी उंगलियां काट बैठा और फिर खंजर गिरा दिया जो सीधा उसकी आंख में जा घुसा। आखिर में जैक ने उसे उसके अच्छे काम के लिए बधाई दी और पूछा कि क्या निशान वाला छोटा कुत्ता हड्डी चाहता है। आदमी ने मना कर दिया। जैक उसे फिर से चिक कहकर बुलाता है, जिस पर वो सुधारते हुए कहता है कि उसका नाम जेम्स काना है। आखिरकार उसने अपना नाम बता ही दिया, लेकिन लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वो तलवारबाजी सीखना चाहता है, इसलिए उसे एक असली तलवार और एक लकड़ी की तलवार चाहिए। मगर स्क्वायर ने एक घमंडी योद्धा की तरह साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो कोई संदेश पहुंचाने वाला लड़का नहीं है। जैक ने फिर उसे चिक कहकर बुलाया और पूछा कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि ये तो उसे पीटने का सबसे अच्छा मौका है। उसकी बात सुनकर रॉन अपनी सीट से उछल पड़ा, जबकि जेम्स ने पूछा कि क्या वह सच में गंभीर है। जवाब में उसे हाँ मिली। वो शरारती लड़का अपने किशोर हाथ दिखाते हुए बोला कि उन्होंने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी, इसलिए वो उसे ड्यूल में जितना चाहे उतना मार सकता है। ये पक्का करने के लिए कि उसने सही सुना है, स्क्वायर ने पूछा कि क्या लड़का उसे अपना तलवारबाजी का शिक्षक बनाना चाहता है। लेकिन जैक जोर से हंस पड़ा और बोला कि ये उसकी जिंदगी की तीसरी सबसे मजेदार बात है। फिर उसे तलवारें लाने का आदेश दिया। जब जेम्स चला गया तो बटलर ने पूछा कि क्या वो चौथे सर्कल के योद्धा से लड़ने के लिए तैयार है। मगर इससे मुख्य पात्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए। लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि उसने शर्त लगाने का प्रस्ताव रख दिया। रॉन ने ध्यान से सोचा और सुझाव दिया कि जीत या हार पर शर्त लगाने के बजाय इस बात पर शर्त लगाई जाए कि जैक कितने वार झेलेगा। ये बात लड़के को पसंद आई और उसने पूछा कि दाव पर क्या रखा जाएगा। हालांकि उसने आत्मविश्वास दिखाया था, फिर भी रॉन उसे याद दिलाता रहा कि स्क्वायर पूरी तरह अलग स्तर का इंसान है और वो ये पक्का करना चाहता था कि लड़का सच में ऐसा करना चाहता है। उसे उसकी लड़ाई की क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। तब मुख्य पात्र ने कहा कि अगर चिक उससे सिर्फ एक बार भी वार कर पाया तो बटलर शर्त जीत जाएगा। ये सुनकर रॉन चौंक गया। सिर्फ एक बार? इससे भी बढ़कर लड़का चाहता था कि जो हारे वो विजेता की एक इच्छा पूरी करे। ये सुनकर सुनहरे बालों वाला आदमी कुछ पल के लिए उदास हो गया और बोला कि अगर लड़के को उससे कुछ चाहिए होता तो उसे बस आदेश देना था। आखिर वो इस हवेली का नौकर था। मगर ये सुनकर जैक को उसके साथ मजाक करने का और भी मन होने लगा। लड़के ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि वो सिर्फ उस पर और अपनी बहन पर भरोसा करता है। लेकिन रॉन ने सिर्फ इतना कहा कि कांटे से किसी की तरफ इशारा करना बदतमीजी है। हालांकि उसकी आंखें बता रही थी कि वो इस पूरी स्थिति का कितना आनंद ले रहा था। बाहर से वो शिकायत कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। और मुख्य पात्र ने भी ये बात पकड़ ली। अपना सबसे मासूम चेहरा बनाकर लड़के ने कहा कि जिन लोगों पर वो भरोसा करता है उन्हें वो आदेश नहीं देता, उनसे सिर्फ मदद मांगता है और वो बटलर से भी बस यही चाहता था। ये सुनकर नौकर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि अगर वह इस तरह कहेगा तो उसके लिए किसी भी बात से इनकार करना मुश्किल होगा। तभी उनकी बातचीत जेम्स के लौटने से रुक गई। वो घुटनों के बल कमरे में आया,
अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगी और मुख्य पात्र से अपनी बात पर दोबारा विचार करने की विनती की। चिक जैसे अनगिनत लोग जैक का उसके सामने भी अपमान करते थे, लेकिन इस तरह का अप्रत्यक्ष अपमान और उस पर हाथ उठाना दो बिल्कुल अलग बातें थी। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि पहरेदार इस बात से डर रहा था कि आगे क्या हो सकता है। यही वजह थी कि वो घुटनों पर बैठा था और ये सब कह रहा था। लड़के ने पूछा कि क्या वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उन दोनों पर किसी की नजर न हो। ये सुनकर जेम्स उलझ गया। फिर लड़के ने श्रेष्ठता भरे अंदाज में कहा कि शायद स्क्वायर एक किशोर से हारने से डर रहा है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने तुरंत सिर घुमा लिया, मगर लड़का पीछे नहीं हटा। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे पीट दोगे? उसने कहा और सुनहरे बालों वाले आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा, जो सब कुछ साफ बता रहा था। बिल्कुल, उसे पूरा यकीन था। उसकी चुप्पी भी यही कह रही थी। तब जैक ने रॉन से पूछा कि क्या उसे कोई ऐसी जगह पता है जहां वे दोनों अकेले अभ्यास कर सके। ये सुनकर नौकर हैरान रह गया। वो अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने ऐसी जगह बता दी जो इसके लिए बिल्कुल सही थी। वो हवेली के पीछे बना एक छिपा हुआ तहखाना था। वहाँ हर तरह के हथियार और अभ्यास का सामान बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। वहाँ पहुंचने पर जैक ने पूछा कि क्या बटलर इसी जगह अभ्यास करता था। उसने इनकार करते हुए बताया कि उसकी माँ ने ये कमरा अपने दोनों बेटों के लिए तैयार करवाया था। ये सुनकर लड़के ने पूछा कि फिर उसे इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं चला। नौकर ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभ्यास ही नहीं करता था और ये बात समझ में आती थी। सोचने पर पता चलता था कि भले ही उस जगह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी सब कुछ चमक रहा था। कोई न कोई नियमित रूप से उसकी सफाई जरूर करता था। बटलर की तरफ मुस्कुराते हुए जैक ने कमरे का ख्याल रखने के लिए उसका धन्यवाद किया और ऐसा लगा कि अपने काम की तारीफ सुनकर वो आदमी भी काफी खुश हो गया। आखिरकार उसकी नजर चिक पर गई, जो अपना नाम पुकारे जाने पर कांप उठा और लकड़ी की तलवार मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सुनहरे बालों वाला आदमी हिचकिचा रहा था, लेकिन लड़के ने लगातार दबाव बनाकर रखा। आखिर उसने सावधानी से हथियार उसे थमा दिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। तभी उसकी नजर स्क्वायर पर गई, जिसने कहा कि मुख्य पात्र तलवार पकड़ने में थोड़ा अनुभवी लग रहा है। ये सुनकर वो शरारती मुस्कान मुस्कुरा उठा। अगर वो अपने पिछले जीवन में नष्ट किए गए सभी जीवों को एक के ऊपर एक रख दे तो उनका ढेर आसमान तक पहुंच सकता था। उसने तारीफ के लिए धन्यवाद दिया और योद्धा से कहा कि चाहे तलवारें लकड़ी की हों, फिर भी लड़ाई को गंभीरता से ले। दोनों ने मुकाबला शुरू किया और जैक आगे बढ़ा। उसका प्रतिद्वंद्वी आसानी से उसके वार रोकता और बचता रहा, इसलिए वो काफी आत्मविश्वास में था। लेकिन अचानक मुख्य पात्र ने बेहद सटीक हरकतों के साथ अपनी लकड़ी की तलवार की नोक योद्धा के गले पर रख दी। आदमी वही जम गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। रॉन ने युवा मालिक का ध्यान खींचने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो पूरी तरह केंद्रित था। उसने चिक को चेतावनी दी कि अगर ये असली हथियार होता तो वो अब तक मर चुका होता। वो चाहता था कि वो लड़ाई को गंभीरता से ले, जो साफ तौर पर नहीं हुआ था। सुनहरे बालों वाला आदमी कुछ नहीं बोला। वो लड़के की तलवारबाजी देखकर स्तब्ध था और सोच रहा था कि क्या ये सच में पहली बार था जब उसने तलवार पकड़ी थी। यहाँ तक कि रॉन भी अभी जो हुआ था उससे डर गया था। कुछ ही क्षण पहले युवा मालिक ने हमला किया था और योद्धा ने आसानी से उसे एक तरफ धकेल दिया था। भले ही वो हल्का वार था, लेकिन 14 साल के लड़के के लिए वो कमजोर नहीं होना चाहिए था। उसकी उम्मीद थी कि लड़का जमीन पर गिर जाएगा, हार जाएगा और उसकी तलवार छिन जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो बिल्कुल सही मुद्रा, बिल्कुल सही हमलों और बेहतरीन बचाव के साथ आगे बढ़ा। अगर ये असली तलवार होती तो जेम्स के पास कोई मौका नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक के साथ क्या हुआ था। तलवारबाजी तो दूर, उसने पहले कभी तलवार पकड़ी भी नहीं थी। क्या वह किसी तरह का तलवार प्रतिभाशाली था? नहीं, कोई प्रतिभाशाली भी इतना कुशल नहीं हो सकता था। सोच में डूबे हुए उसी समय किशोर ने पुष्टि की कि स्क्वायर की उम्र 20 के आसपास है। उसने जवाब दिया कि वो 23 साल का है। तब मुख्य पात्र ने पूछा कि उसने मना के साथ प्रशिक्षण कब शुरू किया था। जवाब मिला 18 साल की उम्र में। ये सुनकर उसके चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान आ गई। उसने उत्साहित होने का नाटक करते हुए पूछा कि क्या उसने सिर्फ 5 साल में चौथा सर्कल हासिल कर लिया। इतनी देर से शुरुआत करने वाले के लिए ये सचमुच बड़ी प्रतिभा थी। उसके भीतर की मना को देखकर उसने निष्कर्ष निकाला कि स्क्वायर आसानी से 8वें सर्कल तक पहुंच सकता है, जिससे उसे गार्ड में ऊंचा पद पाने के कई अवसर मिल सकते थे। बिना कुछ कहे लड़के ने लकड़ी की तलवार जमीन पर फेंक दी। जेम्स हैरानी से उसे देखने लगा। इस बार उसने एक असली तलवार उठा ली और सोचा कि इतनी बड़ी प्रतिभा को बच्चों की देखभाल में बर्बाद करना कितना मजाकिया है। फिर उसने कहा कि अब उसे ये आदमी पसंद आने लगा है। उसके हाथ में असली तलवार देखकर बड़े आदमी ने चेतावनी दी कि उसे चोट लग सकती है, लेकिन जैक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। वो जोर से हंस पड़ा, फिर अचानक किसी पागल इंसान की तरह गंभीर हो गया और बोला कि घमंड और आत्मविश्वास में साफ फर्क होता है।
उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि अभी जो हुआ वो सिर्फ किस्मत का खेल था। सुनहरे बालों वाला आदमी निरुत्तर रह गया, जबकि उसका खून खौलने लगा। इसीलिए तुम सिर्फ एक चिक हो, इस बार तुम मेरे पास आओ, जैक ने कहा और उसे दूसरे दौर के लिए ललकार दिया। इस समय तक आदमी गुस्से में दांत पीस रहा था। उसने बिना झिझक हमला कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया ने सिर्फ ये साबित किया कि वो कितना कमजोर था कि इतनी साधारण उकसावे में आ गया। एक बार फिर जेम्स की तलवार उसके हाथ से छूट गई और उसकी ठुड्डी युवा मालिक की तलवार की नोक से जा लगी। जैक मीठी मुस्कान के साथ बोला कि लगता है आज उसकी ये दूसरी हार है। जेम्स समझ ही नहीं पाया कि वो शरारती लड़का ऐसा कैसे कर गया। उसने गुस्से में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जैक अनजान बनते हुए बोला कि उसने तो बस उसी क्षण तलवार की दिशा बदल दी थी जब दोनों तलवारें टकराई थी। फिर भी आदमी जिद करता रहा कि उसने ये कैसे किया। दिखावा करते हुए जैक ने दावा किया कि ये एक उन्नत तकनीक थी और पूछा कि क्या वह इसे दोबारा देखना चाहता है। आत्मविश्वास लगातार कम होने के बावजूद योद्धा ने एक असली तलवार उठाई ताकि वे फिर से लड़ सके। इस बीच मुख्य पात्र ने रॉन से पुष्टि की कि वो शर्त जीत चुका है। रॉन ने सिर हिलाया और अपने मालिक से पूछा कि उसे क्या करना होगा। हमारा लड़का बोला कि उसकी इच्छा वही है जो पहले थी, एलिजाबेथ की रक्षा करना, और वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि नौकर सच में ऐसा कर सकता है। आदमी कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने पुष्टि की कि वो ऐसा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। फिर ध्यान वापस चिक पर गया। उसने कहा कि इस बार सब अलग होगा। जैक ने तलवार संभाली और अपने भीतर मना प्रवाहित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भी मना था। फिर भी सुनहरे बालों वाला आदमी जोर देकर कहता रहा कि वो पूरी ताकत लगाए। पहला वार होते ही जेम्स की तलवार तुरंत रोक दी गई। युवा आदमी की मना उसकी त्वचा के भीतर घुस गई और उसे इतना भयानक दर्द हुआ कि वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। आदमी के गिरते ही जैक ने उसकी छाती पर पैर रख दिया और उसके डरे हुए चेहरे को देखने लगा। बहुत कम ताकत बची होने के बावजूद उसने पूछा कि मुख्य पात्र जैसा पहला सर्कल रखने वाला इंसान इतनी शक्ति कैसे रख सकता है। उसका भ्रम वाजिब था, क्योंकि एक साधारण पहला सर्कल उसे हरा चुका था। लेकिन इसका कारण सीधा था। जहां सामान्य लोग पूरे शरीर में मना को समान रूप से फैलाकर अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाते थे, वहीं हमारे लड़के ने सारी मना सिर्फ एक हिस्से पर केंद्रित कर दी थी। सवाल को नजरअंदाज करते हुए जैक ने पूछा कि क्या स्क्वायर सच में आधिकारिक योद्धा बनना चाहता है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाया, क्या वो पहले से आधिकारिक योद्धा नहीं था। बात समझने की कोशिश करते हुए उसने पूछा कि लड़के का मतलब आखिर क्या है। तभी जैक ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। वो चाहता था कि सुनहरे बालों वाला आदमी उसका वफादार शिकारी कुत्ता बन जाए। जेम्स इस प्रस्ताव से नाराज दिखाई दिया, लेकिन मुख्य पात्र ने जोर देकर कहा कि अगर वो ऐसा कुत्ता बन जाए जो सिर्फ उसके आदेश माने, तो उसकी जिंदगी आधिकारिक योद्धा बनने से कहीं बेहतर होगी। योद्धा हिचकिचाने लगा। वो साफ तौर पर अपने कर्तव्य और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। इसलिए उसने पूछा कि अगर वह ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो उसे क्या मिलेगा। ये सुनकर जैक निराश हो गया और बड़बड़ाने लगा कि उसे तो ये जानने में भी दिलचस्पी नहीं थी कि उसे करना क्या होगा। सुनहरे बालों वाले आदमी के भयानक स्वभाव को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए मुख्य पात्र ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसे शक्ति और अधिकार चाहिए तो वह दोनों उसे मिलेंगे। जहाँ तक उसके काम की बात थी, वो बहुत सरल था। उसे बस उन सभी लोगों को खत्म करना होगा जो उसके मालिक के रास्ते में आए और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लड़के की ये ठंडी व्याख्या सुनकर जेम्स और रॉन दोनों स्तब्ध रह गए। योद्धा का पहला सवाल था कि आखिर उसे किसे खत्म करना होगा। जैक ने कहा कि निशाना तो साफ है और उसका इशारा फेलन की तरफ था, जो अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हालांकि उसने उसे इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए एक दिन का समय दिया। प्रशिक्षण के बाद युवा लड़का अपने कमरे में रॉन के साथ था। नौकर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि क्या जेम्स पर भरोसा करना थोड़ा लापरवाही भरा नहीं है। लेकिन जैक इससे सहमत नहीं था। तब आदमी ने चेतावनी दी कि जो बातें पहले कही गई थी वे मारियोनेस के कानों तक पहुंच सकती है। लड़का हंस पड़ा, लेकिन तुरंत उसे डांट पड़ गई, क्योंकि मारियोनेस तो मानो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही थी। अगर उसे पता चल गया कि जैक अगले दिन एकेडमी जा रहा है तो वो ऐसा होने नहीं देगी और शायद उसे रास्ते से हटाने की कोशिश भी करेगी। फिर भी मुख्य पात्र बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसे पता था कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। फेलन वाली घटना के बाद उसका बड़ा भाई पानी से डरने लगा था। वो औरत अपने मौके का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो बहुत व्यस्त थी। उसे एक साथ एलिजाबेथ पर नजर रखनी थी और लॉर्ड द्वारा उसे पूरी तरह आज्ञाकारी बनाने की कोशिशों को भी संभालना था। ऐसी नाजुक स्थिति में उसके लिए जैक को खत्म करना असंभव था। रॉन अब भी उलझन में था और बार बार पूछ रहा था कि क्या लड़का सच में इस बात को लेकर इतना निश्चित है। जैक ने जवाब में पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि मार्क्विस उस औरत को ऐसा करने देगा। वो एकेडमी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता था, तो
तो वो उसे कैसे खत्म कर सकती थी? ज्यादा से ज्यादा वह उसकी एक दो हड्डियां तोड़वा सकती थी। इसके अलावा अमीर मार्चोनस ऐसा करने में सक्षम ही नहीं था। उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी पहले भी कोशिश कर चुके थे और वे भी असफल रहे थे। ये सोचकर उसे लगभग हंसी आ रही थी कि ये कितना हास्यास्पद था। बात खत्म होने पर जैक ने मालिश के लिए नौकर का धन्यवाद किया और रॉन बहस करते करते थक चुका था, बस इतना बोला, कोई बात नहीं। तभी छोटा लड़का उसका ध्यान खींचते हुए बोला कि उसका दिन तभी आएगा जब वो खुद चाहेगा। ये सुनकर नौकर घबरा गया और पूछ बैठा कि क्या वो चुपचाप कहीं जाने की योजना बना रहा है। जैक हंस पड़ा और बोला कि एक तरह से हाँ, लेकिन रॉन को ये बिल्कुल मजाकिया नहीं लगा। तब जैक ने कहा कि अगर उसे सच में जानना है कि अगले दिन क्या होने वाला है तो वो उसका गुप्त रूप से पीछा करे। ये सुनकर नौकर चौंक गया। उसे लगा था कि वो सीधे युवा मालिक के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा होने का कोई सवाल ही नहीं था। इतना ही नहीं, जैक ने उससे वादा भी लिया कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा। कमरे से निकलने से पहले उसने बताया कि वो अपने कमरे में दूसरा सर्कल बनाने वाला है ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। रॉन हैरान रह गया। दूसरा सर्कल? उसने पूछा कि क्या ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लड़के के लिए ये बेहद आसान था। फिर भी पूरी तरह आश्वस्त न होने के बावजूद नौकर ने बस इतना कहा कि वो उसकी इच्छा के अनुसार ही करेगा। उधर महल में घूमते हुए जेम्स उस लड़के के साथ हुई लड़ाई को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उन कौशलों के साथ वो कम से कम तीसरे सर्कल का होना चाहिए था। शायद वो कोई प्रतिभाशाली भी हो सकता था, लेकिन उसे शिकारी कुत्ता बनाने का प्रस्ताव पूरी तरह बेतुका था। उसके भाई की तरह उसके पीछे कोई बड़ा समर्थन नहीं था और न ही कोई जागीरदार उसका साथ दे रहा था। नहीं, तीसरे युवा मालिक के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन लड़के की वह बात कि उसके साथ उसकी जिंदगी कहीं बेहतर हो सकती है उसके मन से निकल नहीं रही थी। जेम्स ने खुद स्वीकार किया कि वो एक ऐसे बच्चे की बातों से बहुत आसानी से प्रभावित हो गया था जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। उसे मारियोनेस को सब कुछ बता देना चाहिए था। जैक की मार्शल प्रतिभा से लेकर तहखाने में हुई पूरी बातचीत तक। हवेली की नौकरानियों के बीच खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी मुस्कुराया। उसे लगा कि ये मारियोनेस की नजरों में अलग पहचान बनाने का बेहतरीन मौका होगा। चाहे वो लड़का कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो मार्क्विस के घराने को नहीं हरा सकता था जब तक कि वो कोई राक्षस न हो। इसी बीच एलिजाबेथ के कमरे में लड़की अपनी सौतेली माँ की बातें सुन रही थी। वो औरत कह रही थी कि एक साधारण आम औरत से पैदा हुई लड़की को उसने एक बार का मौका दिया है। मारियोनेस ने दावा किया कि प्रतिभाशाली होना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जब तक वो नोस की बेटी है उसके चेहरे के अलावा उसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। लड़की चुप रही, लेकिन उन कठोर शब्दों ने उसे साफ तौर पर चोट पहुंचाई थी। एक गिलास शराब बढ़ाते हुए औरत ने कहा कि वो कितनी प्यारी लड़की है और उसे ये पेय लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। एलिजाबेथ ने तुरंत मना कर दिया और समझाया कि वो मार्क्विंस के सामने शराब नहीं पी सकती। कंधे उचकाते हुए वो चुड़ैल अपना गिलास एक ही घूंट में खाली कर गई और फिर बात जारी रखी। उसने कहा कि ड्यूक मेलोन के बेटे और असेंबली का बेटा उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात काटकर बोली कि नहीं, बीच वाला बेटा तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। मारुवेनस ने कहा कि वो उसके लिए इससे कहीं बेहतर रिश्ता ढूंढेगी और तब तक लड़की को अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। अचानक उसने पूछा कि क्या एलिजाबेथ किसी में रुचि रखती है। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया। ये सुनकर वो महिला संतुष्टि से मुस्कुराई और बोली कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हुआ भी तो उसे बिना कोई निशान छोड़े गायब होना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने छोटे भाई की बात करने लगी और बोली कि लगता है वो कुछ बहुत दिलचस्प सोच रहा है। जैक का नाम सुनते ही लड़की बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सौतेली माँ क्या कहना चाहती है। तब औरत ने बताया कि उसे जैक और योद्धा की बातचीत के बारे में सब पता है। उसने कहा कि उसका भाई उस योद्धा को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जेम्स को उसके दूसरे बेटे का समर्थन इतने लंबे समय से मिल रहा है। ये शब्द सुनकर एलिजाबेथ अपनी कुर्सी में और सिकुड़ गई, जबकि वो औरत किसी पागल इंसान की तरह हंसने लगी। सोचो तो सही, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश किसी ऐसे आदमी की मदद से की। उसकी ये बेवकूफी भरी योजना कितनी मजेदार है। अचानक मारियोनेस की दुष्ट हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। युवा लड़की का चेहरा मुरझा गया। वो जानती थी कि इन विचारों के लिए असली जिम्मेदार उसके माता पिता थे, लेकिन वो खुद को रोक रही थी, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो लड़के के प्रति उनकी नफरत और बढ़ जाती। पेट दर्द होने तक हंसने के बाद वो औरत आखिर शांत हुई, एलिजाबेथ की तरफ मुड़ी और विषय समाप्त करते हुए दोबारा आश्वासन दिया कि वो उसके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव ढूंढती रहेगी। हालांकि एक बात थी जो उसे अभी भी कहनी थी, चाहे वो सिर्फ चिंता की वजह से ही क्यों न हो। लड़की की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए उसने उसे धमकाया, अगर तुम किसी के साथ छिपकर जुड़ने लगी तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसका अंजाम क्या होगा। लड़की डर से कांप उठी। जवाब में वो बस इतना फुसफुसा सकी कि वो समझ गई है। उसका ये झुक जाना उस बूढ़ी औरत को बहुत अच्छा लगा और उसने उसकी तारीफ की, फिर वहां से चली गई। जाते जाते उसने याद दिलाया कि उसे रात के खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उदास एलिजाबेथ ने बस अपनी दूसरी माँ की बात मान ली। जैसे जैसे मई का महीना बीत रहा था, नौकरानियां रात के खाने की तैयारी में लग गई।
गई। कुछ ही देर बाद वैलेंटे परिवार के सदस्य भोजन का आनंद लेने के लिए मेज पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी भोजन कक्ष का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे सभी चौंक गए। वो जैक था, जो बिना बुलाए अंदर आ गया था और इतनी हिम्मत भी रखता था कि पूछ सके आखिर सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, जैसे किसी के अंतिम संस्कार में आए हों। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसकी बहन सदमे में थी और बाकी सभी के चेहरों पर केवल तिरस्कार था, खासकर उसके पिता के। नकली मासूमियत दिखाते हुए लड़के ने कहा कि परिवार के प्यारे तीसरे युवा स्वामी के लिए बैठने की एक खाली कुर्सी तो होनी ही चाहिए। कुछ मिनट पहले तक वो अपने मना कंट्रोल की ट्रेनिंग में पूरी तरह लगा हुआ था। मना सर्कुलेशन के दो प्रकार थे। पहला शरीर की क्षमताओं को प्रभावित करता था, दूसरे शब्दों में वो बुद्धि, इंद्रियों और खासकर ताकत को बढ़ाता था। दूसरा तरीका था मना को एक व्यवस्थित फॉर्मूला में डालकर उसे वास्तविक रूप देना। फायरबॉल, बर्फीले तीर और हेलफायर जैसी चीजें इसी तरीके के उदाहरण थी। रॉन एक थर्ड सर्कल मेज था, जबकि जेम्स फोर्थ सर्कल स्वॉर्ड्समैन था। और तुम अपने मना का इस्तेमाल जैसे करते हो उसके आधार पर मेज भी बन सकते हो और स्वॉर्ड्समैन भी। जैक एक स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता था। दरअसल वो बिस्तर पर बैठा हुआ मना छोड़ रहा था। बटलर उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन जल्द ही उसने लड़के को बताया कि उसे सेकंड सर्कल में महारत हासिल करने में 2 महीने लगे थे। ये अपने आप में प्रभावशाली था, क्योंकि आमतौर पर फर्स्ट सर्कल वाला किसी व्यक्ति को सेकंड सर्कल तक पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। जब तक कोई उसकी तरह रिग्रेस न हो तब तक 2 महीने में ऐसा करना बेहद कठिन उपलब्धि थी। मुस्कुराते हुए उसने नौकर की तारीफ की और कहा कि वो सचमुच कमाल का है। ये सुनकर रॉन हंस पड़ा और बोला कि उसे नहीं लगता कि ये बात उसे ऐसे इंसान से सुननी चाहिए जिसने कुछ ही घंटों में सेकंड सर्कल मना यूजर का स्तर हासिल कर लिया हो। समय की बात निकली तो लड़के ने पूछा कि अभी कितने बजे हैं। नौकर ने जवाब दिया कि शाम के 5:48 हो चुके हैं। ये सुनते ही वो उछल पड़ा, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतना समय बीत चुका है। चूंकि खाने का समय हो गया था, उसने सोचा कि हमेशा की तरह एक स्टेक बना ले, लेकिन तुरंत ये विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसका घमंडी परिवार शायद मुख्य भोजन कक्ष में बैठकर पेट भर रहा होगा। इसलिए उसने तय किया कि आज वो भी किसी कुलीन व्यक्ति की तरह भोजन करेगा। जबकि रॉन को ये पागलपन लगा, लेकिन लड़के ने झूठ बोल दिया और बहाना बनाया कि वो उन्हें बताने जा रहा है कि अगले दिन वो निकल जाएगा। वापस भोजन कक्ष में जैक पहले ही चिकन की टांग चट कर रहा था और मुख्य हवेली के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हुए उसके मुंह में पानी आ रहा था। बदमाश ने यहाँ तक कह दिया कि खाना स्वादिष्ट है, लेकिन रॉन के हाथ का बना खाना इससे बेहतर होता है। ये सुनकर उसके रिश्तेदार और भी भड़क गए। पेट भरने के बाद उसने खाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे रोका और पूछा कि क्या वो वहाँ कुछ कहने आया था। जैक ने इसकी पुष्टि की, क्योंकि उसके पास उस घटिया जगह पर आने का कोई और कारण नहीं था। उसके इस बदतमीज अंदाज ने लॉर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसका बेटा पागल हो गया है। फिर भी नायक उसे उकसाता रहा और पूछ बैठा कि उसके पिता ऐसा अजीब चेहरा क्यों बना रहे हैं। दोनों के बीच का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। एलिजाबेथ ने जैक से कमरे के बाहर चलकर बात करने को कहा और बोली कि उसका भाई जो चाहेगा वो उसे दे देगी, लेकिन तभी मार्क्विस ने उसे बीच में रोक दिया। सबके चुप हो जाने पर उसने बच्चे से कहा कि जो कहना है साफ साफ कह दे। तब जैक ने घोषणा की कि वो अगले दिन एकेडमी के लिए रवाना हो जाएगा, क्योंकि वो इस उदास माहौल को और नहीं झेल सकता। नाराज होने के बावजूद मार्क्विस ने लड़के के फैसले को मंजूरी दे दी, लेकिन जैक तो उससे अनुमति मांग ही नहीं रहा था। बहस से बचने के लिए उसने मान लिया कि वो अपने पिता की मंजूरी से खुश है। इसके बाद नायक ने अपने भाई के बारे में पूछना उचित समझा, जो उसका नाम सुनते ही कांप उठा। हाथ में शराब का प्याला पकड़कर उसने कहा कि उसने सुना है फेलोन अपनी विकसित हो चुकी पानी की दहशत की वजह से पानी तक नहीं पी सकता, तो वो शायद प्यास से मर ही रहा होगा। और भले ही वो वही भाई था जो बोर होने पर उसे पीटा करता था, फिर भी नायक उसे परिवार का हिस्सा मानता था। शरारती मुस्कान के साथ उसने शराब को खाने की मेज पर उड़ेल दिया और कहा कि चूंकि ये पानी नहीं है, इसलिए उसे इसका एक घूंट तो ले ही लेना चाहिए। अपने भाई की इस हरकत को देखकर फेलोन बुरी तरह घबरा गया और लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। दूसरी ओर मारियानस अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। वो चिल्लाई कि लड़का बेहद बदतमीज है और पूछा कि आखिर उसमें ऐसी हरकत करने की हिम्मत आई कहाँ से। लेकिन जैक ने उसकी ओर पीठ कर ली और कहा कि जो कुछ उसे कहना था वो कह चुका है। उसके लिए उस औरत की आवाज किसी भौंकते हुए कुत्ते जैसी थी। वो भारी खामोशी के बीच कमरे से बाहर निकल गया, ये जानते हुए कि उसके शब्द बहुत लंबे समय तक उस हवेली में गूंजते रहेंगे। नफरत से भरी हुई मारियोनेस ने परिवार के बाकी लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस अपमान को यूं ही नहीं जाने देगी, और लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। दरवाजे के दूसरी ओर से उस औरत की पागलों जैसी चीखें अब भी सुनाई दे रही थी, जो उसे कोस रही थी और उस बच्चे का अंत करने की ठान चुकी थी। गलियारों में नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये समझने की कोशिश करते हुए
कि उन्होंने अभी क्या देखा था, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान शराब से दागी हुई मेजपोश को साफ करने पर लगाया। मारियोनेस की बातों के विपरीत उस रात कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एलिजाबेथ ने उसे डांट लगाई। रवाना होने वाली सुबह जैक सोच रहा था कि इस यात्रा की तैयारियां इतनी साधारण कैसे हो सकती है। बाहर से सब कुछ शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर केवल आराम से बैठने की जगह थी। इस दल का नेतृत्व 6 सर्कल वाले एक शूरवीर रैसोन कर रहा था, जो मुख्य पात्र को शक भरी नजरों से देख रहा था, मानो उसके पास कोई गुप्त योजना हो। उसके अलावा जेम्स भी अकादमी तक जाने वाले इस सफर में शामिल था। अपने भाई की चिंता करते हुए एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या वो यात्रा में किसी का साथ नहीं चाहता, लेकिन उसने उसकी बात टाल दी। लड़की बहुत चिंतित थी, क्योंकि उनकी दूसरी माँ कुछ साजिश रचती हुई लग रही थी, इसलिए उसने उसके साथ जाने की जिद की। लेकिन लड़का बहुत जिद्दी था, इसलिए उसने उससे चिंता न करने को कहा और बताया कि उस दिन के बाद बहुत सी चीजें बदल जाएंगी और वो सचमुच ठीक है। इसके अलावा अब उसे पता था कि परिवार किसी भी तरह एलिजाबेथ को बर्बाद नहीं कर सकता। उदास लड़की घोड़े पर उसका पीछा करती रही, जिससे लड़के ने उसे वापस जाने को कहा और पूछा कि आखिर वो कब तक उसका पीछा करती रहेगी। आखिरकार लड़की मान गई और उससे सावधान रहने को कहा, जबकि रॉन उसे शक भरी नजरों से देख रहा था। बटलर साफ तौर पर घबराया हुआ था जब उसने पूछा कि क्या युवा मालिक अपने फैसले को लेकर सचमुच निश्चित है, क्योंकि मुख्य भवन का माहौल बेहद खराब था। उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो एलिजाबेथ के चेहरे पर थे, और उसे भी वही जवाब मिला। जैक ने मौका पाकर उसे कल किए गए वादे की याद दिलाई, जो उसे उसी रात पूरा करना था। ऐसा नहीं था कि वो नौकर उसे भूल सकता था। रास्ते में रैसोन उन दोनों की बातचीत को शक की नजर से देखता रहा। रॉन की पुष्टि मिलने पर मुख्य पात्र ने जोर देकर कहा कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे और उसे जाने के लिए कह दिया, ताकि वो अकेली न रह जाए, और उसने भी वैसा ही किया, उसे शुभ यात्रा की कामना करते हुए। नौकर पीछे से इस दल का पीछा करेगा और फिर देखेगा कि उस दिन बाद में क्या होता है। लड़का इसे उस बटलर के लिए एक उपहार की तरह देख रहा था, जो हमेशा उसके लिए मेहनत करता था। आरामदायक माहौल ने उसे नींद से उबासी लेने पर मजबूर कर दिया, इसलिए उसने यात्रा के दौरान सोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लड़का सो गया, रॉस ने उसे ठंडी नजरों से देखा, मानो वो कुछ योजना बना रहा हो। यात्रा रात होने तक चलती रही और वो गहरी नींद में सोया रहा, जब तक कि उसने अंधेरा आसमान नहीं देख लिया। जैक उठकर पूछने लगा कि किसी ने उसे पहले क्यों नहीं जगाया। नौकरों को बसते हुए देखकर उसने समझ लिया कि वे लोग वही रात बिताने वाले हैं। जेम्स उस लड़के के पास आया, जिससे वो सतर्क हो गया, और दोनों ने एक दूसरे को गहरी तनातनी के साथ घूरा, जब तक कि लड़का मुस्कुरा नहीं दिया। आगे देखते हुए उसने कहा कि उसकी छोटी चिड़िया सचमुच सब कुछ मारियोनेस को बताने का फैसला कर चुकी है। वो पहरेदारों से घिरा हुआ था, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले ही पकड़ा जा चुका था। रैसोन ने कहा कि मुख्य पात्र के साथ ज्यादा बातचीत नहीं होगी, लेकिन लड़के ने उससे कम कोशिश करने को कहा, क्योंकि वो ध्यान से सुनेगा। चांदी जैसे बालों वाला आदमी ये बताते हुए खुश दिखाई दिया कि अकादमी तक पहुंचाने में लगने वाले 4 दिनों के दौरान वे हर रात डेरा डालेंगे। हालांकि जैक को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, जब तक कि उस आदमी ने मनोरोगी जैसी नजर से उसे देखकर नहीं कहा कि वे हर रात उसकी हड्डियों को पीसकर धूल बना देंगे और अंत में उसे एक उपचार औषधि पिला देंगे। उसकी बात पूरी होने पर लड़का न तो हैरान दिखा और न ही डरा, बल्कि उसने उसे आगे बोलने को कहा। रैसो ने बताया कि मारियोनेस ने एक और आदेश दिया है। लड़के ने एक मानस सर्कल बना लिया था और अब वहां मौजूद हर कोई ये जानता था, इसलिए उस औरत ने उसे नष्ट करने का आदेश दिया था, जिससे उस कमीने के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बात ने सचमुच उसका ध्यान खींच लिया। माना सर्कल को तोड़ना लगभग मौत की सजा जैसा था। भले ही टूटे हुए सर्कल को दोबारा बनाया जा सकता था, लेकिन दोबारा माना उत्पन्न कर पाने की संभावना 1000 में 1 थी। इतना ही नहीं, सर्कल टूटने के झटके से इंसान पूरी जिंदगी चलने में असमर्थ भी हो सकता था। वो कमीना आगे बोला कि उसने जेम्स से सब कुछ सुन लिया है। जाहिर तौर पर जैक के पास केवल माना की ही नहीं, बल्कि तलवार की भी प्रतिभा थी, लेकिन उसने कहा कि ये बात दूसरों को भले प्रभावित करे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि केवल प्रतिभा से कुछ नहीं बदलने वाला था। आखिर में उसने उससे विरोध न करने को कहा, क्योंकि इससे हालात और खराब होंगे। लड़का उस माहौल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दूसरों को डरा हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर अपने अतीत में लौट आया हो, लेकिन वो तलवार का भूत था। भले ही उसने इस नए जीवन में शांतिपूर्वक दिन बिताए हों, उसके अतीत के घाव उसके दिल पर गहराई से खुदे हुए थे। इसलिए उसने बटलर को पुकारा और बताने लगा कि कैसे उसने 10 साल पहाड़ पर कैद रहकर बिताए थे, जिससे पहरेदार उलझन में पड़ गए। फिर भी वो बोलता रहा कि वही उसकी मुलाकात उस गुरु से हुई जिसने उसे सब कुछ सिखाया था। लेकिन नीचे आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसका परिवार और उसका राज्य दोनों नष्ट हो चुके थे। सच कहें तो उसे अपने घराने के भविष्य की कोई परवाह भी नहीं थी। इतनी रहस्यमयी बातें सुनकर पहरेदारों ने पूछा कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि तलवार निकालते हुए कहा कि उसके मन में एक बात चल रही है, और वह थी उसकी बहन के साथ
जो कुछ हुआ था। क्योंकि एलिजाबेथ समझदार और प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसने सोचा था कि कम से कम उसे इतना सौभाग्य तो मिलेगा कि उसे एक अच्छा पति मिल जाए, क्योंकि अपने परिवार के मामले में उसकी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही। महल में एलिजाबेथ आसमान की ओर देख रही थी, अपने भाई के बारे में सोचते हुए, और खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो ठीक रहेगा। अगर उसकी बहन अपनी पसंद के किसी इंसान के साथ खुशी से जी पाती तो वो बाकी सब कुछ माफ कर देती। वे लोग हंसते रहे और कहने लगे कि डर के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उस हालात में विरोध करने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी लड़का आगे बढ़ता रहा और बोला कि बदला पहरेदार की सोच से कहीं ज्यादा मीठा होता है, इतना मीठा कि इंसान पागल हो जाए। उसने उस आदमी की बात से सहमति जताई और कहा कि केवल साधारण तलवार की प्रतिभा से वो कुछ नहीं कर सकता। शायद वो रेजोन की यातना एक बार सह भी लेता, लेकिन अपने आसपास की सारी माना को इकट्ठा करते हुए उसने घोषणा की कि अपनी अपार प्रतिभा और शक्ति के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है। नफरत से भरा जैक बोला कि उस पल से वो उन्हें यही दिखाने वाला है। तूफान जितनी तेजी से उसका माना सर्कल फैलने लगा। फिर भी कप्तान ने ताना मारते हुए पूछा कि इतने छोटे और दयनीय सर्कल से वो आखिर क्या कर सकता है। लेकिन अगले ही पल वो सन्न रह गया जब उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सामने खड़े उस बच्चे को नहीं रोका तो पूरी सुरक्षा टुकड़ी खत्म हो जाएगी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई भयंकर हवाओं के साथ जैक ने एक ऐसा माना विस्फोट छोड़ा जो पूरे शहर को मिटा देने की क्षमता रखता था। उस पल तक जेम्स अपने फैसले पर पछता रहा था। कोई भी इंसान वैलेंटे मार्क्विस परिवार के कूड़े समझे जाने वाले लड़के के बजाय दूसरे युवा मालिक को ही चुनता, लेकिन उस क्षण मानो समय रुक गया और सुनहरे बालों वाले युवक को लगा कि उसकी जिंदगी यही खत्म हो गई। उन सभी लोगों के खिलाफ भयंकर लड़ाई के बाद लड़का अपनी तलवार तक तोड़ चुका था। अब वो उन्हें जमीन पर पड़ा देख रहा था, पूरी तरह असहाय। उसने रॉन को बाहर आने के लिए पुकारा और नौकर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, ये पूछते हुए कि उसने अभी क्या देखा है। दोनों ने लड़के द्वारा की गई तबाही को देखकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। जैक ने समझाया कि ये कुल 8 तलवार तकनीकों में से पहली 4 तकनीकों में से एक थी, जिन्हें उसने एक पारलौकिक क्षेत्र में पूरा किया था, भले ही उसे खुद नहीं पता था कि उसका असली मतलब क्या है। घबराए हुए नौकर ने कहा कि शायद वो लड़के के बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन ये दृश्य किसी तलवार तकनीक से ज्यादा माना नियंत्रण की कला जैसा लग रहा था। मुख्य पात्र ने हैरानी का नाटक किया और बात बदलते हुए पूछा कि अगर उसके पास कोई औषधि हो तो उसे दे दे। लेकिन रॉन चौंक गया जब उसने लड़के को स्ट्रॉबेरी के रस जैसा लाल खून उगलते देखा। वो मानो नदियों की तरह बह रहा था। फिर भी लड़का बार बार कह रहा था कि ये कुछ नहीं है और बस औषधि मांगता रहा। बटलर ने तुरंत अपने कोट से एक शीशी निकाली और उसे पकड़ा दी, जिसे लड़के ने एक ही घूंट में पी लिया। ऐसा करते हुए उसे नौकर की डांट भी सुननी पड़ी, जिसने कहा कि अगर उसके पास औषधि न होती तो मुख्य पात्र सीधे मौत के मुंह में चला जाता। ऐसी हालत में भी जैक मुस्कुराया और बोला कि उसे पहले से पता था ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी हमेशा ऐसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि रॉन औषधि खुद पर खर्च करने के बजाय उसी पर इस्तेमाल करेगा। वो इतनी निश्चितता से ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि अतीत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे याद आया जब वो रॉन की बाहों में पड़ा था और बटलर ही अकेला इंसान था जो उसके साथ खड़ा रहा था। पूरी तरह होश में न होते हुए भी जैक बड़बड़ाने लगा कि दोनों ही अपने पिछले जीवन में इतने व्यस्त थे कि वो नौकर से कभी कोई जरूरी बात नहीं कह पाया। चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए उसने पूरी ईमानदारी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अफसोस जताया कि इतनी सी बात कहने में उसे कितना समय लग गया और कहा कि उसका पुराना स्वरूप सचमुच बहुत मूर्ख रहा होगा। लड़के की बातें सुनकर रॉन इस नतीजे पर पहुंचा कि भविष्य की जानकारी होना ही तीसरे युवा मालिक का असली रहस्य है। तब जैक ने समझाया कि उसने समय में वापसी की थी, एक ऐसी बात जिससे उसका साथी पहले से परिचित था। इसके बाद वो जमीन से उठने की तैयारी करने लगा। अपनी हालत देखकर लड़का खुद हैरान था, क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, जिससे साफ था कि उसे जो औषधि मिली थी वो उच्च स्तर की थी। वो पूरी तरह खड़ा हुआ, अपनी तलवार वापस लेने गया और अपना कोट भी उठा लिया। इतना काफी था, लेकिन उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और पुष्टि कर ली कि वो छोटी चिड़िया सचमुच खत्म हो चुकी है। उसके सिर पर पैर रखते हुए मुख्य पात्र ने स्वीकार किया कि वो सच में उस सुनहरे बालों वाले लड़के को अपना छोटा संदेशवाहक बनाना चाहता था। रॉन ने टिप्पणी की कि कहा जा सकता है उसने समझदारी भरा फैसला लिया था, लेकिन जैक ने असहमति जताते हुए कहा कि उसे शुरू से ही उस आदमी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर उसने समय में वापसी वाली बात दोबारा छेड़ दी और पूछा कि क्या बटलर किसी बात को लेकर उत्सुक नहीं है। उसने खुद सोचा कि शायद कोई ऐसी बात हो जो उसे जिज्ञासु बना दे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। मुख्य पात्र ने अपनी बहन या मार्कोस परिवार के साथ जो हुआ उसके उदाहरण दिए, लेकिन रॉन पहले ही उनके भाग्य का अंदाजा लगा चुका था, भले ही वो चौंकाने वाला हो। केवल किशोर के चेहरे का भाव देखकर ही उसे समझ आ गया था कि वो प्रक्रिया बिल्कुल भी सुखद नहीं रही होगी। जैक ने स्वीकार किया
कि वो उसे सब कुछ बता सकता है, लेकिन तभी बताएगा जब वो सच में बहुत उत्सुकता दिखाए। उसने मजाक करते हुए पूछा कि अगर वो जिज्ञासु हो तो क्या सोचेगा, लेकिन नौकर ने समझाया कि मामला वैसा नहीं है। ये सुनकर लड़का थोड़ा चिढ़ गया और चिल्लाकर बोला कि वो इतना नीरस होना बंद करे। जब उसके अपने भविष्य के बारे में पूछा गया तो रॉन ने माना कि उसे कुछ शंकाएं हैं, लेकिन उसका अनुमान था कि वो किसी भी हाल में जीवित बच जाता। असहज होकर उसने कहा कि उसे नहीं लगता वो ऐसा इंसान है जो समय से पहले मर जाएगा। लेकिन मुख्य पात्र ने उसे चौंका दिया और साफ शब्दों में कहा कि उसका अंत बिल्कुल उसी तरह हुआ था। ये सचमुच चौंकाने वाली बात थी और इससे आदमी के भीतर जिज्ञासा जाग उठी। लेकिन जैक ने उससे कहा कि ऐसी बातों से निराश न हो। बातचीत समाप्त करते हुए वो गाड़ी के अंदर चला गया और घोषणा की कि अब वो थोड़ा आराम करने वाला है। बेंच पर लेटकर लड़के ने खुद को शांत करने की कोशिश की, जबकि रॉन पहरेदारों में से एक के पास पहुंचा। ये समझते ही कि वो अब भी जिंदा है, उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे हमेशा के लिए बेहोश कर दिया। फिर वो सोचने लगा कि क्या उस हथियार को सचमुच तलवार कहा जा सकता है जिसने एक ही हमले में 25 उच्च स्तर के शूरवीरों का सफाया कर दिया था। सभी लोगों के दिल आर पार छिदे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी धारदार तलवार ने घायल किया हो, इसलिए वो उस विनाश के असली कारण को समझ नहीं पा रहा था। नौकर ने जमीन पर पड़े सभी शवों की ओर फिर से देखा और सोचने लगा कि लड़के ने अपने पिछले जीवन में आखिर कैसी जिंदगी जी होगी। वो इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या अंत में सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जैक अचानक घबराकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। रॉन की आवाज सुनकर उसने उसकी ओर देखा। रॉन ने पूछा कि क्या वह सचमुच ठीक है। हालांकि उसने औषधि पी ली थी, लेकिन ये समझते ही कि सामने कौन है, उसने सच बता दिया कि वो ठीक नहीं है। उसे अब भी बहुत दर्द हो रहा था और बटलर ये बात समझ गया। उसने एक थैला लड़के को देते हुए बताया कि उसने शूरवीरों की चीजों की तलाशी ली थी और 5 उच्च स्तर की औषधियां, 63 सोने के सिक्के और 40 साधारण सिक्के इकट्ठे किए हैं। ये सुनकर किशोर हैरान रह गया और बोला कि वे लोग तो अपने साथ बेहिसाब धन लेकर घूमते थे। जब रॉन ने देखा कि उसने थैला बंद कर दिया है तो उसने पूछा कि क्या वो औषधियां नहीं पीने वाला, लेकिन जैक ने समझाया कि इस समय उन्हें पीना बेकार होगा। फिर उसने 3 और शीशियां निकालकर नौकर को दे दी और कहा कि ये उस औषधि की कीमत है जो उसने उसे दी थी। रॉन ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया, मानो उसकी एक उच्च स्तर की औषधि एक ही पल में 3 में बदल गई हो। फिर उसने पूछा कि वो इन शवों का क्या करेगा, लेकिन जैक का उन्हें लेकर कुछ करने का इरादा नहीं था। उसने कहा कि वो बस उन्हें यही छोड़ देगा ताकि या तो कोई जानवर खा जाए या फिर कोई उन्हें ढूंढ ले। ये सुनकर सुनहरे बालों वाले आदमी ने चेतावनी दी कि अगर उन सब में केवल जैक ही गायब नहीं होगा तो लोगों को उसी पर शक होगा। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि आखिर किसे शक होगा, लेकिन साफ था कि उसका इशारा मार्क्वेस परिवार की ओर था। हालांकि मुख्य पात्र पहले से जानता था कि अगर उसके पिता को उस पर शक भी हो जाए तब भी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी और रॉन का कहना था कि अगर वो स्वामी की जगह होता तो वो तुरंत उसे बुलाकर सारी बात साफ करवाना चाहता। मुस्कुराते हुए लड़के ने पूछा कि क्या वो इस बात पर शर्त लगाना चाहता है, लेकिन आदमी ने मना कर दिया क्योंकि उसे पहले से पता था कि वह फिर हार जाएगा। आखिर उसका मालिक बहुत चतुर था। लड़के की ओर देखते हुए सुनहरे बालों वाला आदमी घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि इन सब के बावजूद उसे विश्वास है कि जैक के दिल की गहराइयों में कोई ऐसी चीज है जिस पर वो सचमुच भरोसा करता है। जैक ने पुष्टि की कि वहां उसकी मौजूदगी के बारे में किसी और को पता नहीं है और ये बात सच थी। पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए जादूगर ने समझाया कि उसने महल में अपने पीछे एक भ्रम छोड़ दिया था, इसलिए शायद इस समय भी वो भवन के हिस्से की सफाई कर रहा होगा। वो भ्रम नुवे सर्कल का जादू था जिसे एक प्रकार का प्रतिरूप माना जा सकता था, और जो लोग इतनी शक्तिशाली जादुई चाल को पहचान सकते थे वे इस समय बेहोश पड़े थे। बात बदलते हुए मुख्य पात्र ने कहा कि मार्क्वेस परिवार आज की घटना के बारे में जरूर सोचेगा, इसलिए उसने रॉन से कहा कि अगर हालात बिगड़ जाए तो वो साफ साफ बता दे कि ये सब जैक ने किया था, और अगर सबसे बुरा समय आ जाए और मार्क्वेस उसे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार दिखाई दे तो उसे केवल एक बात कहनी होगी, अगर तुम या मेरी बहन मर गए तो वही मार्क्वेस परिवार के विनाश की शुरुआत होगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों चुप हो गए। रॉन ने स्वीकार किया कि वो बिना वजह घबराने लगा है। ये सुनकर लड़का जोर से हंस पड़ा और बोला कि वह तो बस एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा था, इतना गंभीर चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। भीतर ही भीतर वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि मार्क्वेस कम से कम एलिजाबेथ के साथ एक पिता जैसा व्यवहार करेगा, मानो उसे आखिरी मौका दे रहा हो। फिर आदमी ने पूछा कि क्या उन्हें सचमुच अकादमी जाना चाहिए। लड़के ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तुरंत उसके पिता की स्थिति और विचारों को लेकर कई सवाल पूछे जाने लगे। फिर भी वो चिंतित नहीं दिखा क्योंकि अकादमी में भी नियम थे। एक बार सत्र शुरू हो जाने के बाद जब तक परिवार का मुखिया या उससे सीधे जुड़ा कोई व्यक्ति मर न जाए तब तक वापस हवेली लौटना असंभव था। इसके बाद नौकर के विदा लेने का समय आ गया। बटलर के चेहरे को देखकर
साफ समझा जा सकता था कि वो इस लड़के के साहसिक सफर में उसके साथ जाना चाहता था। एक तरफ ये मजेदार होता, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया था। ये सोचते हुए लड़के ने उसे वापस जाते समय रास्ते के राक्षसों से सावधान रहने को कहा। तब सुनहरे बालों वाले आदमी ने पूछा कि क्या अब वो सचमुच उससे 4 साल बाद ही मिलेगा। ये बात जैक भी सोच रहा था, लेकिन उसे इसका निश्चित उत्तर नहीं पता था। फिर भी उसने एक बार फिर उससे अपनी बहन का ख्याल रखने का वादा याद दिलाया। अब जबकि रॉन उसके साथ नहीं था, उसे नई योजना बनानी थी। उसने हिसाब लगाया कि मार्क्विस के घर से अकादमी तक पहुंचने के लिए रास्ते में 3 बार पहाड़ों पर रुकना पड़ता है। सड़क के रास्ते 4 दिन लगते थे और पैदल पहाड़ी रास्ते से भी लगभग 4 दिन। लेकिन रास्ते को ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो पगडंडी लगभग सड़क जैसी ही थी। इसलिए उसने अपना सूटकेस उठाया और निश्चय किया कि ये इस बात का संकेत है कि आसपास कोई गांव अवश्य होगा। मुख्य पात्र एक घोड़े पर चढ़ने लगा, या कम से कम कोशिश करने लगा। छोटा शरीर होना सचमुच बड़ी मुसीबत थी और उसे घोड़े पर बैठने में काफी समय लग गया। इसके बाद वो रात के सन्नाटे में आगे बढ़ता रहा। रात इतनी शांत थी कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि कुछ ही मिनट पहले वहां भयंकर युद्ध हुआ था। जैक का इरादा सीधे अकादमी जाने का नहीं था। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उसके गुरु वैलेंटाइन मिलोस थे। वही इंसान थी जिन्होंने उसे जीवित रहने दिया था, उसे बदला लेने लायक शक्ति दी थी और उसे एक बेहतर इंसान बनाया था। भले ही दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, लेकिन वही निषिद्ध जादू की सर्वोच्च सीमा तक पहुंची थी और जो लोग उन्हें याद रखते थे उनके लिए वो भय का प्रतीक थी। घोड़े पर चलते हुए वो सोचने लगा कि आखिरी बार उसका दिल किसी चीज के लिए इतनी तेजी से कब धड़का था। कुछ समय बाद वो बैरन आर्बोलो के क्षेत्र में पहुंचा, जो एक अधीनस्थ कुल का इलाका था। शहर में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक सराय पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद रात वही बितानी चाहिए। सराय के सामने 3 बच्चे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उनके चेहरों को देखकर लगता था कि ये रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सराय के अंदर प्रवेश करते ही लड़के ने तरह तरह के लोगों को साथ बैठकर भोजन करते देखा। वही एक बेहद प्यारा कुत्ता भी था। उस छोटे जानवर को प्यार से सहलाते हुए वो एक मेज पर बैठ गया और मन ही मन उम्मीद करने लगा कि वहां कोई उससे झगड़ा शुरू न करे। जैसे ही वो बैठा, किसी ने उसका स्वागत किया और कहा कि उसने पहली बार इतनी कम उम्र के किसी ग्राहक को अकेले वहां आते देखा है। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके दिल में स्नेह और अपनापन भरा हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ खाने के लिए चाहिए या रहने के लिए कोई कमरा। उसके कपड़ों को देखकर वो किसी कर्मचारी जैसी नहीं लग रही थी। सच तो ये था कि वह किसी और चीज से ज्यादा एक भाड़े की योद्धा जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन लड़के ने उसे 3 सिक्के दिए और हल्का खाना, एक पेय और एक कमरा मांगा। उसने ये भी कहा कि जो तलवार उसने अपनी सीट के पास छोड़ रखी थी उसे उसके कमरे तक पहुंचा दे। लेकिन महिला ने सिर्फ एक सिक्का लिया और कहा कि इतना ही काफी है। फिर उसने बताया कि वो उसके लिए सेब की पाई और थोड़ा मांस भी लाएगी, क्योंकि वो अभी बढ़ने की उम्र में था। मुस्कुराते हुए उसने बच्चे से पूछा कि क्या वो थोड़ा दूध पीना चाहेगा या शायद बियर। लेकिन जैक शर्माते हुए बोला कि दूध ही ठीक रहेगा। वो मुड़ते हुए बोली कि जब तक वो इंतजार करे तब तक अर्नोल्ड नाम के कुत्ते के साथ खेल ले। ये रहने के लिए एक अच्छी जगह लग रही थी और महिला ने उसे ठगने की कोशिश भी नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। कुत्ता बहुत मिलनसार था और जैक उससे कहने लगा कि उसे नहीं पता भविष्य में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ ये सोचकर आह भरने लगा कि कितना अच्छा होता अगर वो बेफिक्र होकर जी पाता और किसी बात की चिंता न करनी पड़ती। तभी पास की एक मेज पर बैठे कुछ लोगों की बातचीत ने उसका ध्यान खींच लिया। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अनगिनत माना उपयोगकर्ताओं की मदद से दानवी राक्षसों का सफाया करने की योजना बना रहा है। उनमें से एक समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बेकार चीज करने की जरूरत ही क्या है। उसका कहना था कि इतनी छोटी बात के लिए टोलकिन साम्राज्य भी खुद को नीचे नहीं गिराता। सुनहरे बालों वाला आदमी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था और लड़का तनाव के साथ उसकी बातें सुन रहा था। संगीत मार्कस एक बेहद शक्तिशाली बल है। आयरन ब्लड नाइट ऑर्डर को टेस्लान के राजा के आदेश पर दानव पशु वन में दमन अभियान के लिए भेजा गया था। राजा ने हर कुल से बड़ी संख्या में निजी सैनिक इकट्ठा किए थे और कुछ भाड़े के योद्धाओं के साथ उन्हें जंगल पर चढ़ाई करने भेजने का फैसला किया था। वो विशाल जंगल ग्रैंड कैन्यन नाम की ऊंची पर्वतमाला के आधार पर फैला हुआ था और देखने में साधारण लगने के बावजूद तटस्थ क्षेत्रों में से एक माना जाता था। वहाँ ओगर, ऑर्क, गोब्लिन, एल्फ और इमुई नाम का एक विशाल सर्प रहता था जो आगे चलकर ड्रैगन बन सकता था। लोग ट्रोल के रक्त, ओगर की नसों और पूरे राक्षसों के शरीर का इस्तेमाल कवच और हथियार बनाने के लिए करते थे। हार्पी के पंख आभूषण बन जाते थे और एल्फ ऊंचे दर्जे की महिलाओं के पालतू बन जाते थे। ऐसे तटस्थ क्षेत्र को जीतने की कोशिश के पीछे शायद सिर्फ इंसानों का लालच था। इसके अलावा लड़का ये भी जानता था कि ये दमन अभियान पूरी तरह असफल होने वाला था। आयरन ब्लड नाइट ऑर्डर ने उस लड़ाई में अपने 1/3 शूरवीर खो दिए थे और बाकी कुलीनों के निजी सैनिकों की हालत भी लगभग ऐसी ही थी। ये इतनी भयानक हार थी कि देश के राजा ने जनता
और कुलीनों दोनों का समर्थन खो दिया। शायद वहीं से राज्य के भीतर विभाजन शुरू हुआ और बाद में गृह युद्ध भड़क उठा। मेज पर बैठा आदमी चिल्लाकर कह रहा था कि असली समस्या तो राजा का सबका ध्यान अपनी ओर खींचना है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आगे बोलने से रोक दिया क्योंकि वे सार्वजनिक जगह पर थे और ऐसी बातें करना बेहद खतरनाक था। वहां ऐसा कुछ कहने के लिए इंसान का पागल होना जरूरी था। दूसरी मेजों पर बैठे लोग अविश्वास से उसे घूर रहे थे और खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बस कोई शराबी होगा। जैक को समझ आ गया कि वो आदमी सच में किसी से नहीं डरता था। राजपरिवार का अपमान करने पर कितने लोगों के सिर कट चुके थे, इसका हिसाब लगाना भी नामुमकिन था। तभी उसका ध्यान वापस आया जब उसने अपनी ही चर्चा सुनी। वे उसे मार्क्वेस परिवार का तीसरा युवा स्वामी कहकर संबोधित कर रहे थे। समूह में से एक आदमी ने कहा कि अफवाह है कि जैक ने निषिद्ध जादू का इस्तेमाल किया था। बाकी दो दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि उनके अनुसार वो पूरा का पूरा मूर्ख था और ये सुनकर नायक ने उन्हें घूरा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। सुनहरे बालों वाले आदमी ने तो ये तक पूछ लिया कि वो निकम्मा निषिद्ध जादू सीख भी कैसे सकता है, जबकि उसे सिखाने वाला जादूगर बहुत पहले मर चुका था। तभी एक महिला हंसते हुए बोली कि क्या वो मार्क्वेस परिवार का वही मूर्ख लड़का नहीं है, शायद कहीं चलते चलते किसी चीज से टकरा गया होगा। तभी खाना लाने वाली लड़की वापस आई और पूछने लगी कि उस पूरी बातचीत में इतना मजेदार क्या था। उसका सवाल सुनकर जैक उलझ गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो बातें सुनते सुनते मुस्कुरा रहा था। वो लड़की उसके पास बैठ गई और खुशमिजाज अंदाज में पूछने लगी कि क्या वो उसे नहीं बताएगा, क्योंकि वो बहुत बोर हो रही थी। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि कोई खास बात नहीं थी, बस उसने सुना कि मार्क्वेस परिवार का तीसरा युवा स्वामी एक मूर्ख है। फिर उसने स्वीकार किया कि वो उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। महिला ने कहा कि लोग ऐसे ही होते हैं, वे हर चीज का फैसला सिर्फ अफवाहों के आधार पर कर लेते हैं। तब उसने उससे पूछा कि वो दूसरों के बारे में राय कैसे बनाती है। संगीत। मुस्कुराते हुए महिला ने कहा कि वह किसी चीज को खुद देखकर ही उसका फैसला करती है, क्योंकि अफवाहें तो सिर्फ अफवाहें होती है। लड़के ने जवाब दिया कि कभी कभी अफवाहें सच भी होती है। महिला ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैक ने तुरंत पाई का एक टुकड़ा उठाया और बड़े उत्साह से उसमें काट लिया। वो पाई उसके बटलर की बनाई हुई पाई जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका स्वाद कमाल का था। महिला ने विषय खत्म करने का फैसला करते हुए कहा कि यही उसकी अपनी राय थी, लेकिन अगर मार्क्वेस परिवार का तीसरा युवा स्वामी वास्तव में अफवाहों की तुलना में इतना अच्छा दिखता था तो उसे नहीं लगता था कि वे अफवाहें सच होंगी। ये सुनकर जैक हैरान रह गया। महिला ने पूछा कि क्या हुआ, जबकि वो उसका ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। उसके गाल पर एक निशान था। शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसके यहाँ आने वाले अधिकतर ग्राहक भाड़े के योद्धा थे। इसलिए लड़के ने अचानक पूछ लिया कि क्या वो वहाँ की एडवेंचरर्स गिल्ड की शाखा प्रबंधक है। उसका सवाल सुनकर वो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन जल्द ही शर्माते हुए मुस्कुरा दी। जाहिर था वो कोई यूं ही लगाया गया अनुमान नहीं था। हर शहर में काम की तलाश में घूमते भाड़े के योद्धा मिल जाते थे। उन्हें क्षेत्रीय युद्धों में सैनिक बनने, लोगों की खोई चीजें ढूंढने और यहाँ तक कि राक्षसों का शिकार करने के लिए भी रखा जाता था। ऐसे काम स्थानीय गिल्डों के माध्यम से बांटे जाते थे, जो आमतौर पर सरायों के पास स्थित होती थी। संगीत। इसी वजह से जैक ने कहा कि उसके पास काफी खाली समय होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं था कि वो एक साथ शाखा प्रबंधक भी हो और सराय भी संभाल रही हो। तब सुनहरे बालों वाली महिला ने समझाया कि हाल के दिनों में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आर्बोलो जैसे शांत क्षेत्र में पैसा कमाने का कोई न कोई तरीका तो चाहिए ही था। ऐसा लगता था कि ये सराय वास्तव में एडवेंचरर्स गिल्ड की ही संपत्ति थी। नायक ने टिप्पणी की कि वो महिला काफी साहसी काम कर रही थी। भले ही उसे मार्क्वेस परिवार का मूर्ख कहा जाता था, फिर भी वो इतना प्रसिद्ध नहीं था कि हर कोई उसे पहचान ले। लेकिन उस महिला ने इतनी दूर और सुनसान जगह पर भी उसे पहचान लिया था। संगीत। कोई गिल्ड शाखा प्रबंधक ऐसा कैसे कर सकती थी? तभी उसे पहचान की असली वजह समझ में आ गई। गांव के पास पहुंचते समय उसने अपने घोड़े से कहा था कि उसे यकीन था कि पास में कोई बस्ती जरूर मिलेगी, लेकिन अंदर जाने से पहले दो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और पूछा कि वो शहर में क्यों आया है और क्या उसके साथ कोई और भी है। जैक ने बस अपने परिवार का प्रतीक चिन्ह दिखा दिया, जो उसके लिए जो चाहे करने की पर्याप्त वजह था। मार्क्वेस परिवार का प्रतीक देखते ही एक पहरेदार ने उसे न पहचान पाने के लिए माफी मांगी और दोनों झुककर उसका स्वागत करने लगे। उन्होंने उसे अच्छे प्रवास की शुभकामना दी और शहर में प्रवेश की अनुमति दे दी। सराय में वापस बैठकर उसने कहा कि लड़की ने शायद ये सब उन्हीं पहरेदारों से सुना होगा और चेतावनी दी कि किसी निजी सैनिक से उसके स्वामी की अनुमति के बिना संपर्क करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कि क्या छोटा साहब उसकी जान की चिंता कर रहा है। जैक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ फिलहाल तो। आखिर वो महिला उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। भले ही उसने उसके बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी, लेकिन उसके भाई और उन शूरवीरों की तरह उसे मिटाने की कोशिश नहीं कर रही थी। महिला ने उसका धन्यवाद किया और हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय दिया।
उसका नाम जेन आर्बोलो था। जब दोनों ने हाथ मिलाया तो उसका उपनाम सुनकर लड़का उत्सुक हो गया। यही तो उस क्षेत्र का नाम भी था जहां वे मौजूद थे। स्थिति समझते हुए जेन ने बताया कि वह उस परिवार की तीसरी बेटी है और उसका बड़ा भाई इस क्षेत्र का स्वामी है। वो एक कुलीन परिवार की सदस्य होते हुए भी भाड़े की योद्धा के रूप में काम करती थी। आमतौर पर ऐसा काम सिर्फ साधारण लोग करते थे, लेकिन वो सचमुच असाधारण महिला थी। लड़के ने पूछा कि क्या उसकी उम्र की कुलीन लड़कियों को आमतौर पर विवाह के लिए नहीं भेज दिया जाता, लेकिन जेन को ये काम बहुत पसंद था। इसके अलावा उसके परिवार में कोई भी उसे बेचने जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता था। ये बात जैक के परिवार से बिल्कुल अलग थी, इतनी अलग कि उसे ईर्ष्या होने लगी। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि उसका परिवार बहुत अच्छा है। जेन ने छोटे कुत्ते को बुलाया और दोनों उसके साथ खेलने लगे। साथ ही वो बातचीत जारी रखते हुए पूछने लगी कि मार्क्विस परिवार का युवा स्वामी इतनी दूर और सुनसान जगह पर बिना किसी सुरक्षा दल के अकेला क्या कर रहा है। इस पर लड़के ने जवाब दिया कि एक मूर्ख को किसी सुरक्षा दल की जरूरत नहीं होती। उसका जवाब सुनकर जेन स्तब्ध रह गई। पता चला कि वो काफी मजेदार भी था, जो उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसे पहले से ही शक था कि वो अफवाहों से अलग होगा। जैक ने कहा कि फिर भी उसके सामने लंबा सफर पड़ा है और वो सचमुच कुछ सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग जिन्हें जंगल में डेरा डालने का अनुभव हो और यदि संभव हो तो खाना बनाने में भी अच्छे हों। इनाम के तौर पर 2 स्वर्ण मुद्राएं पहले दी जाएंगी और मंजिल पर पहुंचने के बाद 3 और। ये सुनते ही जेन की आंखें चमक उठीं। सच कहा जाए तो व्यापारियों की सुरक्षा वाली यात्राओं में प्रति व्यक्ति केवल 30 सिक्के ही मिलते थे। राज्य की मुद्रा व्यवस्था काफी सरल थी। एक स्वर्ण मुद्रा बनाने के लिए 100 सामान्य सिक्कों की आवश्यकता होती थी, इसलिए साधारण सिक्कों की कीमत बहुत कम थी। महिला ने वादा किया कि अगले दिन तक सारी तैयारी पूरी कर देगी और पूछा कि क्या भोजन और ठहरने का खर्च अलग से लिया जाएगा। जवाब में जैक ने अपने थैले से 3 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसे देते हुए कहा कि सारी व्यवस्था कर दे और यदि संभव हो तो घोड़ों सहित एक गाड़ी भी तैयार करवा दे। वो सचमुच बहुत उदार ग्राहक था। महिला ने दयालुता से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और आराम करना चाहिए। उसने भरोसा दिलाया कि वो केवल अनुभवी लोगों को ही इकट्ठा करेगी। फिर उसने उसे कमरे की चाबी सौंप दी। ऐसी मजेदार और भरोसेमंद महिला जब शाखा प्रबंधक थी तो इस शहर में कुछ बुरा होने की संभावना बहुत कम थी। कमरे में पहुंचते ही जैक सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुका था। उसने नहाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उससे पहले ही उसे नींद आ गई। अचानक लड़का खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ एक गुफा जैसी जगह में पाता है, जहाँ कोई उसे दयनीय बच्चा कह रहा था। वो रो रहा था, जबकि वो व्यक्ति उससे पूछ रहा था कि क्या वो हमेशा इतनी बेबसी के साथ जीता रहेगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हालांकि दयालु होना कोई पाप नहीं था, लेकिन उस महिला के अनुसार अयोग्य होना बहुत बड़ा अपराध था। इसलिए उसने पूछा कि क्या वो बदलना चाहता है। कांपती हुई आवाज में लड़के ने हाँ कहा। तभी हरे बालों वाली महिला ने उसका हाथ थाम लिया, उसे बधाई दी और गले लगाते हुए कहा कि आज से वो उसकी गुरु होगी। लेकिन तभी जैक संगीत अपने बिस्तर पर पसीने से भीगा हुआ जाग उठा। ये सिर्फ एक बुरा सपना था, अपनी गुरु के साथ बिताए दिनों की यादें। बाहर सूरज चमक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि सुबह हो चुकी है। उसे सपने के बारे में सोचने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि जेन अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने जोर से सुप्रभात कहा तो जैक चिल्लाकर पूछ बैठा कि क्या उसे दरवाजा खटखटाना नहीं आता। उसके साथ अर्नोल्ड भी था, जो उत्साह से लड़के पर कूद पड़ा और उसे चारों तरफ से चाटने लगा। जब लड़का अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तब वो नींद भरी जम्हाई ले रहा था। जेन ने कहा कि लगता है उसे बहुत अच्छी नींद आई है, इसी वजह से उसने उसके लिए बढ़िया यात्रा व्यवस्था तैयार की थी। फिर उसने उन लोगों से उसका परिचय कराया जो उसके साथ जाने वाले थे, और खास ध्यान रखा था कि सभी अनुभवी हों। मजेदार बात यह थी कि उनमें वही लोग भी शामिल थे जो पिछली रात उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और अब साफ तौर पर शर्मिंदा दिख रहे थे। फायर एंड भाड़े के योद्धा दल के कप्तान ने अपना परिचय जॉन डो के रूप में दिया। उसका नाम सुनकर जैक उलझ गया। मुस्कुराते हुए जॉन डो ने समझाया कि वहाँ अज्ञात लाशों को यही नाम दिया जाता है। वो साफ तौर पर नकली नाम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन नायक ने इसे नजरअंदाज कर दिया और हाथ मिलाते हुए कहा कि ये बड़ा मजेदार नाम है। उस आदमी ने बताया कि वहाँ से रॉकी पर्वत तक का सफर लंबा होगा और रास्ते में उन्हें लगभग 2 बार डेरा डालना पड़ेगा। उसके 2 दोस्त पहले रसोइये रह चुके थे और इतनी बार जंगल में रह चुके थे कि उन्हें अनुभवी माना जा सकता था। लेकिन जैक को इन सब बातों से ज्यादा आराम की चिंता थी, इसलिए युवा स्वामी ने उसे अपना सूटकेस पकड़ा दिया और सबको जल्दी चलने को कहा, क्योंकि वो पहले से ही थका हुआ था। इस तरह उनका दल वहां से रवाना हो गया। लेकिन जाने से पहले नायक ने जेन से कहा कि उसने उसे एक बहुत मनोरंजक भाड़े के योद्धा से मिलवाया है।
जेन ने फिर से कहा कि वो सचमुच एक अनुभवी व्यक्ति है। ये बात सही होती अगर वो एक सामान्य भाड़े का योद्धा होता। रॉन नोवे सर्कल का व्यक्ति था और अपनी पहचान व शक्ति अपने निजी कारणों से छिपा रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा जो नोबडी, जो 8वें सर्कल का भाड़े का योद्धा था, बिना किसी खास वजह के सिर्फ अपनी शक्ति छिपा रहा था। मुस्कुराते हुए महिला ने पूछा कि क्या उसने खुद अनुभवी लोगों की मांग नहीं की थी। सवाल को नजरअंदाज करते हुए छोटे लड़के ने कहा कि उसे लगता है कि दोनों की मुलाकात जल्द ही फिर होगी। इस पर उसने भरोसा दिलाया कि अगली बार वे साथ बैठकर बियर पिएंगे। जैक ने आंख मारते हुए कहा कि वो इस बारे में तब सोचेगा जब पिछली बार का खर्च वही चुकाएगी। इसके बाद वो आखिरकार वहां से निकल गया। अंदर खड़ी जेन ने उसे शुभ यात्रा की कामना की, क्योंकि उसे उस छोटे स्वामी से कुछ लगाव हो गया था। यात्रा के दौरान लड़का अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था। वो कोई शानदार गाड़ी नहीं थी, लेकिन पर्याप्त अच्छी थी। ऊपर से बाहर का मौसम भी बेहद सुहावना था और वो पिछले दिन की तुलना में कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। अपने माना के साथ खेलते हुए नायक ने देखा कि जो नोबडी लगातार उसे घूर रहा है। उसे समझ नहीं आया कि इसकी वजह क्या है। वो खड़ा हो गया, जिससे सुनहरे बालों वाले आदमी का ध्यान उसकी ओर गया और उसने मौका देखकर पूछ लिया कि क्या उसे पता है कि ये छोटा लड़का वास्तव में कौन है। संगीत, हकलाते हुए आदमी ने कहा कि उसने सिर्फ इतना सुना है कि वह किसी उच्च कुलीन परिवार का बेटा है। जैक ने अनजान बनने का नाटक किया और उसे आगे बोलने को कहा। तब सुनहरे बालों वाले आदमी ने बताया कि शाखा प्रबंधक का मानना है कि लड़का दुनिया घूम रहा है। नायक ने स्वीकार किया कि वो जेन के बारे में बहुत उत्सुक है। इस पर उस आदमी ने कहा कि वो बेझिझक कुछ भी पूछ सकता है। तब जैक ने अपनी जेब से परिवार के प्रतीक वाला एक पॉकेट वॉच निकाला और उसे थमा दिया। ध्यान से देखते हुए आदमी ने पूछा कि क्या ये किसी कुलीन परिवार का प्रतीक है, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर जैक समझ गया कि वो इसके बारे में कुछ जानता तो है, मगर पूरी तरह नहीं। इसलिए उसने समझाया कि पास ही एक बहुत बड़े मूर्ख मार्क्विस वैलेंटे का परिवार है, जो जल्द ही पतन का शिकार होने वाला है, और ये उसी परिवार का प्रतीक है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह चुप हो गए। जैक ने कहा कि सोचने पर उसे याद आता है कि उसी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे लोग मूर्ख कहा करते थे। फिर मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या सुनहरे बालों वाले आदमी को उस मूर्ख के बारे में भी कुछ पता है, जिसे कुछ समय पहले जेल तक जाना पड़ा था। उसकी सूझबूझ देखकर वो आदमी अंदर तक कांप उठा। आखिरकार किसी ने उसकी असली पहचान समझ ली थी। हालांकि ये बात उसे हैरान नहीं कर रही थी, क्योंकि लड़के ने सारी बातें इतनी अच्छी तरह समझाई थी। उसने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उसके बारे में निषिद्ध जादू इस्तेमाल करने जैसी अफवाहें फैल गई थी। सुनहरे बालों वाले आदमी के तनाव भरे चेहरे को देखकर उसने पूछा कि क्या कोई समस्या है, और कहा कि वो पिछली रात की तरह खुलकर हंसे। लेकिन उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दीजिए। हालांकि वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। आखिर नायक सचमुच निषिद्ध जादू के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसकी गुरु उस तरह के जादू की सर्वोच्च विशेषज्ञ थी। एक तलवारबाज होने के बावजूद उसके लिए निषिद्ध जादू के बारे में न जानना असंभव था। लेकिन जैक ने कहा कि जब उसकी मुट्ठियां पूरी तरह ठीक काम कर रही हैं, तो उसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है। फिर उसने जो नोबडी को संबोधित किया, तो उसका नाम सुनते ही वो आदमी घबराकर उछल पड़ा। नायक ने उससे पूछा कि जब उसका दोस्त उसके बारे में बकवास कर रहा था, तब उसने कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि राजा के बारे में बात होने पर वो तुरंत बोल पड़ा था। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो इस बात से बहुत आहत हो गया हो, जिससे वहां मौजूद लगभग सभी लोग उलझन में पड़ गए। केवल समूह का नेता स्थिति समझ पाया और बहाना बनाते हुए बोला कि वो आदमी आम तौर पर बहुत कम जानकारी रखता है। लगता था कि शाखा प्रबंधक ने उसे पहले ही बता दिया था कि जैक कौन है, और उसने बाकी भाड़े के योद्धाओं से ये बात छिपा कर रखी थी। खैर, उसने उनसे कहा कि जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाएं, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक उन्हें साथ ही रहना था। जो नोबडी ने उसकी बात मान ली, लेकिन वो अब भी पूरी स्थिति को लेकर बेचैन था। उस रात वे सब आग के पास बैठे थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि अफवाहें सच में सिर्फ अफवाहें ही होती है। जैक ये सुनकर हैरान रह गया। तब सुनहरे बालों वाले आदमी ने कहा कि वजह ये थी कि लड़का बाकी कुलीनों जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आमतौर पर कुलीन लोग अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं करते थे, जबकि वो तो खुद बर्तन तक धो रहा था, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। ये टिप्पणी सुनकर वो चौंक गया। आखिर खाना शानदार था और नायक ने अपने पेट को बेहतरीन व्यंजनों से भर लिया था। बस एक कमी थी, रॉन की याद, जो शायद उसकी गैर मौजूदगी में परेशान हो रहा होगा। जैक ने समझाया कि स्वादिष्ट रात के भोजन की कीमत चुकाने का यही उसका तरीका था। वैसे भी वो खाने पीने का बहुत बड़ा शौकीन था। कुछ सोचकर उसने पूछा कि रात की पहरेदारी वे लोग कैसे संभालते हैं। आदमी ने बताया कि वे चिट्ठियां निकालकर बारी तय करते हैं। मजाक में उसने पूछा कि क्या जैक भी इसमें हिस्सा लेना चाहेगा। ये सुनकर लड़का मुंह फुलाकर बैठ गया, क्योंकि उसके जैसे छोटे बच्चे को बढ़ने के लिए भरपूर नींद चाहिए थी। फिर उसने पूछा कि अगर उसकी लंबाई न बढ़ी तो क्या वह जिम्मेदारी लेगा। इसलिए बेहतर है कि इस बात को यही छोड़ दिया जाए। चूंकि सब बोर हो रहे थे, उन्होंने कहानियां सुनाने का फैसला किया। नायक ने पूछा
कि सबसे पहले किस विषय पर बात की जाए। फिर उसने खुद ही एक विषय चुन लिया और पूछा कि इस दुनिया में कुल कितने ड्रैगन मौजूद हैं। उसे शक था कि वहां मौजूद किसी ने कभी इस बारे में सोचा भी होगा। वे लोग एक पुराने संस्थापक राजा की कहानी याद करने लगे, जिसने कई सदियों पहले सभी ड्रैगनों का सफाया कर दिया था। यही तो उस राज्य की स्थापना की प्रसिद्ध कथा थी। सारी लंबी कहानी को एक वाक्य में समेटा जा सकता था। जूलियस टेस्ला ने सभी ड्रैगनों का विनाश किया, पश्चिमी महाद्वीप को जीत लिया और वर्तमान राज्य की पुरानी भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन समय के साथ वो साम्राज्य एक राज्य बनकर रह गया और अंततः टोलकिन साम्राज्य का अधीनस्थ राष्ट्र बन गया। अब तक यही कहानी सब जानते थे, लेकिन जैक ने आगे बताया कि ब्लैक सी में 2 ड्रैगन लॉर्ड हैं। शाही परिवार के पास एक शिशु ड्रैगन है और जादुई पशुओं के जंगल में 5 ड्रैगन रहते हैं। इसके अलावा कम से कम 8 और ड्रैगन इधर उधर घूम रहे हैं जो पॉलीमॉर्फिस का उपयोग करते हैं, यानी केवल इसी महाद्वीप में कम से कम 16 ड्रैगन मौजूद है। जाहिर है कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला था। आखिर ड्रैगन तो सिर्फ दंतकथाओं में दिखाई देते थे और अब तक किसी ने वास्तव में उन्हें देखा भी नहीं था। ये सोचकर लड़का हंस पड़ा। संगीत, फिर उसने पूछा कि क्या उसकी कहानी सचमुच इतनी मजेदार थी। उसने समझाया कि ड्रैगन इंसानों के साथ घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि एक प्राचीन समझौता ऐसा होने से रोकता है और उनके अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकता है। जो नोबडी ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि संस्थापक राजा ने वास्तव में सभी ड्रैगनों का सफाया नहीं किया था। और यही सच था, उसने किसी भी ड्रैगन को नहीं मारा था। वो तो बस उनसे बातचीत करने का अवसर चाहता था। सच कहें तो सारा काम उसके 2 अनाम सहयोगियों ने किया था, लेकिन ये ऐसी बात नहीं थी जिसे वह अपने सुरक्षा दल के साथ साझा करना चाहता। फिर उस आदमी ने पूछा कि वे दोनों ड्रैगन अब क्या कर रहे हैं। जैक ने समझाया कि जिस महाद्वीप को वे पूरी दुनिया समझते हैं, वो वास्तव में दुनिया का केवल पश्चिमी भाग है। समुद्र के दूसरी ओर सब कुछ अलग है। उसने कहा कि शिशु ड्रैगन को छोड़कर बाकी ड्रैगन लॉर्ड्स का केवल एक ही मिशन है, ब्लैक सी में मौजूद एक बाधा की रक्षा करना। जो नोबडी ने उस बाधा के बारे में पूछा, लेकिन छोटे लड़के को भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वो कोई बहुत प्राचीन चीज है जो महाद्वीपों को अलग करती है और ड्रैगन लॉर्ड्स को उसकी रक्षा का दायित्व विरासत में मिला है। सच कहें तो वो खुद भी जानना चाहता था कि पूर्वी दुनिया आखिर कैसी होगी। इतनी सारी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद लोग खुद को रोक नहीं सके और इतनी बेतुकी कहानी समझकर जोर जोर से हंसने लगे। सुनहरे बालों वाला आदमी जैक के पास आया और बोला कि वो बहुत अच्छा कहानीकार है। शायद उसने अपने सफर के लिए साथियों को सिर्फ इसलिए रखा था ताकि रास्ते भर किसी से बातें कर सके। लड़का मुस्कुरा दिया, जबकि वो जानता था कि कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वैसे भी उसे पहले से उम्मीद थी कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो खड़ा हुआ और बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसकी बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। भाड़े के योद्धा ने पूछा कि क्या वो सचमुच सोने जा रहा है। लड़के ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो पहले नहाना चाहता है और कपड़े बदलना चाहता है। उस आदमी ने तो उसके साथ जाने की पेशकश भी कर दी, लेकिन जैक ने मना कर दिया और कहा कि वो खुद नहा सकता है। जैसे ही वो गर्म पानी में उतरा, उसके मुंह से राहत की सांस निकल गई। वे शोर मचाने वाले भाड़े के योद्धा उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये अजीब लग सकता था क्योंकि उसने असली तथ्य बताए थे और सब कुछ सच सच कहा था, लेकिन ऐसा नायक जो अपनी शक्ति छिपाकर रखे उसे बहुत उबाऊ लगता था। शायद इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा बोल गया था। जैक आरामदायक गर्म जलस्रोत का आनंद लेता रहा, लेकिन जो नोबडी के बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन विचार किया कि उसे नहीं लगता वो टोलकिन द्वारा भेजा गया कोई जासूस है। वो आदमी थोड़ा अजीब था और शाखा प्रबंधक भी कुछ संदिग्ध लगती थी। अगर वो पूरी स्थिति पर ध्यान देता तो ये किसी ऐसे पहेली के टुकड़े जैसी लगती थी जो सही जगह पर फिट नहीं बैठता। उसने जेन से ऐसे भाड़े के योद्धा मांगे थे जो उसे सुरक्षा दे सके, लेकिन अपनी पहचान छिपाए हुए 8वें सर्कल का माना उपयोग करता तो उसकी उम्मीदों में शामिल नहीं था। 8वें सर्कल का व्यक्ति कितना शक्तिशाली होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयरन ब्लड नाइट्स का कप्तान भी 8वें सर्कल का था। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया में कहीं भी खुले दिल से स्वीकार किया जाता, वो किसी साधारण भाड़े के दल का कप्तान बनकर उसके सामने खड़ा था। क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई वजह थी? लेकिन फिलहाल उसे उस बात में समय बर्बाद नहीं करना था। उसे पहले एक और काम करना था, इसलिए वो पानी के भीतर ही अपना मानस संचरण शुरू कर देता है। सराय में बिताए समय और गाड़ी में आराम करने की वजह से उसकी आत्मिक वाणी के दुष्प्रभाव काफी हद तक ठीक हो चुके थे। अब उसे इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी मंजिल थी, क्योंकि वही उसे उसकी गुरु तक पहुंचाने वाली थी। जब तक ये शक बना हुआ था कि जो नोबडी शायद कोई जासूस हो सकता है, जैक उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए उसके पास सीधे पूछने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब वो वापस आग के पास लौटा तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो इतनी जल्दी नहाकर लौट आया। अब लड़के के हाथ में उसकी तलवार थी।
उसने कहा कि वो जितना सोच रहा था उससे ज्यादा परेशान था और इसलिए नहाना जारी नहीं रख सका। लोगों ने पूछा कि आखिर उसे परेशान क्या कर रहा है। ये सवाल लड़के को लगभग अपमान जैसा लगा। उसने पूछा कि क्या वे सच में स्थिति को लेकर इतने अनजान हैं। फिर उसने तलवार एक आदमी की ओर तानते हुए कहा कि वही उसकी परेशानी की वजह है। इसके बाद उसने जो नोबडी से पूछा कि आखिर एक 8वें सर्कल का माना उपयोगकर्ता भाड़े के योद्धा का काम क्यों कर रहा है। जैक ने बताया कि जिस जगह वो जा रहा है वो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता जो साफ तौर पर कुछ छिपा रहा हो। सुनहरे बालों वाला आदमी अपने दोस्त का बचाव करने के लिए आगे आया और पूछने लगा कि उसका मतलब क्या है, उसका बॉस 8वें सर्कल का कैसे हो सकता है। लेकिन जो नोबडी ने तुरंत उसे रोक दिया। फिर उसने पूछा कि मान लो वो सच में 8वें सर्कल का है तो लड़का क्या करेगा। जैक ने जवाब दिया कि चूंकि उसने एक दिलचस्प कहानी सुनाई थी अब उसकी बारी है। वो उसके सामने खड़े आदमी की एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनना चाहता था। जो नोबडी ने पूछा कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। तब लड़के ने तलवार और करीब लाते हुए कहा कि अगर वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाया तो उसका अंत हो जाएगा। फिर उसने पूछा या फिर क्या तुम टोल्किन साम्राज्य के जासूस हो। ये सुनकर वहां मौजूद एक आदमी कांप उठा। जैक ने आगे एक और बात छेड़ी। उसने कहा कि जेन ने उससे कहा था कि अगली बार वे साथ बैठकर बियर पिएंगे, लेकिन अगर जो कोई जासूस है तो वो उस महिला पर भरोसा क्यों करे। ये सुनते ही भाड़े के दल के नेता का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने पूछा कि अचानक जेन की बात क्यों की जा रही है। नायक ने जवाब दिया कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी क्या वो अब तक नहीं समझा। फिर मासूम मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या वो ये जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि उस महिला का आखिरी भोजन सचमुच बियर होगा या नहीं। उसने कहा कि स्थिति अब काफी मनोरंजक होती जा रही है। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जैक उसे इस मुकाम तक धकेल चुका था, लेकिन फिर भी उस आदमी का माना सर्कल सक्रिय नहीं हुआ। इसका मतलब या तो वो बहुत सावधान था या फिर हिचकिचा रहा था। कितना भाग्यशाली आदमी था। लड़के ने कहा कि वो अपनी ताकत को अच्छी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद को रोक नहीं सकेगा। जैसे ही सामने वाला अपना सर्कल चलाएगा वो उसे काट गिराने वाला था। चुनाव बहुत आसान था, जीना या मरना। इसलिए उसने उसे 1 मिनट का समय दिया और उम्मीद की कि वो सही फैसला करेगा। पिछली रात जेन की सराय में महिला जो से कह रही थी कि जैक बहुत दिलचस्प बच्चा है, बिल्कुल अफवाहों से अलग। उसकी आंखों में देखकर ही समझा जा सकता था कि वो बहुत कुछ छिपा रहा है। उसी ने जो नोबडी को ये सुरक्षा मिशन लेने के लिए कहा था। आखिर कौन जानता है, ऐसा लड़का उनकी जिंदगी बदल सकता था। उसकी आंखों में देखकर कोई भी उसे अफवाहों के आधार पर मूर्ख नहीं कह सकता था। वर्तमान में लॉटेन तो अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। जो नोबडी को उस लड़के से बेहद बुरा एहसास हो रहा था, जैसे कोई शाकाहारी जानवर शेर के सामने खड़ा हो। उसकी सहज प्रवृत्ति लगातार चिल्ला रही थी कि ये लड़का खतरनाक है। अब जब उसने सोचा तो उसे ये और भी अजीब लगा। आखिर एक बच्चा ये कैसे जान गया कि वो 8वें सर्कल का है। क्या जेन ने उसे कोई संकेत दिया था? नहीं। उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था। वो जेन पर भरोसा करता था और अगर उसने कुछ कहा होता तो उसे जरूर बता देती। लड़का गिनती जारी रखे हुए था। 40 सेकंड बाकी थे। तभी वो आदमी आखिरकार बोला। उसने कहा कि अगर वो सचमुच 8वें सर्कल का होता तो लड़का उसे छू भी नहीं पाता। वो लड़के को घूरने लगा और सोचने लगा कि किसी बच्चे की नजर इतनी भयानक कैसे हो सकती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति किसी बच्चे जैसा लगता ही नहीं था। दूसरी तरफ उसका दोस्त घबराहट से लगभग टूट चुका था और उससे सच बता देने की विनती कर रहा था। जो नोबडी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसे लग रहा था जैसे किसी भी क्षण वो निगल लिया जाएगा। एक भाड़े के योद्धा के रूप में अपने जीवन में लिए गए अनगिनत फैसले उसकी आंखों के सामने घूम गए, लेकिन हमेशा किस्मत का साथ पाने वाले इंसान की तरह उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। समय लगभग समाप्त हो चुका था और अगर लड़का संतुष्ट नहीं हुआ तो वो उसे खत्म करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि लड़का आगे बढ़ता, वो आदमी बोल पड़ा। उसने पहले जेन के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या नायक सचमुच सब कुछ जानता है। जो नोबडी की कहानी काफी छोटी थी। ये एक कुलीन परिवार की बेटी और एक साधारण आम आदमी के बीच प्रेम कहानी थी। वैसी कहानी जो कहीं भी सुनने को मिल सकती है। वो जेन से तब मिला था जब वो 19 वर्ष की थी और वो खुद 7वें सर्कल पर था। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था और तब से उनका प्रेम लगातार बढ़ता गया। ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी। जाहिर तौर पर किसी निजी कारण से वे अब तक विवाह नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी एक आम आदमी और कुलीन महिला का रिश्ता होने के बावजूद 8वें सर्कल का व्यक्ति बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे आदमी का अब भी भाड़े का काम करना अजीब था। जैक ने तो ये तक सोचा कि शायद दल के नेता ने कोई बड़ी समस्या खड़ी कर दी होगी। हालांकि जेन के स्वभाव को देखते हुए संभव था कि उसका परिवार धन के पीछे भागने वालों में से न हो। सारी बातों को समझने की कोशिश करते हुए नायक ने पूछा कि क्या जेन सचमुच केवल एक छोटे से क्षेत्र में एडवेंचरस गिल्ड की शाखा प्रबंधक है। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह तो बस एक साधारण भाड़े का योद्धा है। फिर उसने मौका देखकर पूछा कि क्या लड़का उसके पास
सिर्फ इसलिए आया था ताकि उससे कोई फायदा उठा सके। आदमी ने इस बात की पुष्टि कर दी, लेकिन नायक को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उस पर भरोसा करे या नहीं। ऐसी कहानी तो कोई भी गढ़ सकता था। जो नोबडी को गहराई से घूरते हुए लड़के ने पूछा कि उसके अनुसार साम्राज्य उस शिशु ड्रैगन के साथ क्या कर रहा है। आदमी ने जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछ लिया, मुझे किसी परीक्षा के बारे में कैसे पता हो सकता है? उसका जवाब सुनकर लड़का मुस्कुराया। फिर उसने समझाया कि मास्टर वो उपाधि है जो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने अपने हृदय में 10 सर्कल उकेर लिए हों। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले लोग भी ये नहीं जानते कि उसके आगे एक और भी गहरा स्तर मौजूद है, जहाँ ऐसे राक्षस रहते हैं जो माना नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हैं, तथाकथित ट्रांसेंडेंस। ये जानकारी सुरक्षा दल में मौजूद लगभग सभी लोगों को हिला देती है, सिवाय उनके नेता के। फिर लड़का आगे बोलना जारी रखता है। वो बताता है कि 2 साल बाद टोल्किन साम्राज्य की शाही सेना का शूरवीर हैंकिस बेकरमैन पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज घोषित किया जाएगा, और वह उन ट्रांसेंडेंस की कहानी को आगे बढ़ाएगा जो अब सिर्फ भुलाए जा चुके इतिहास में मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अपनी ताकत के दम पर ट्रांसेंडेंट नहीं बना था। ये काफी रोचक कहानी थी, इसलिए आदमी ने लड़के से आगे बताने को कहा। जैक ने बताया कि उस तलवारबाज ने अपना रक्त और अपनी आधी हड्डियां एक ड्रैगन की हड्डियों और रक्त से बदल दी थी। इसी वजह से वो न पूरी तरह इंसान रहा और न ही पूरी तरह ड्रैगन। जो नोबडी के चेहरे का भाव ही सब कुछ बता रहा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। किसी के इंसान और ड्रैगन के मिश्रण में बदल जाने का विचार पूरी तरह बेतुका लगता था। लेकिन उस आदमी ने पूछा कि इस कहानी का वर्तमान स्थिति से क्या संबंध है। तब लड़के ने समझाया कि टोल्किन शाही परिवार के पास केवल एक ही ड्रैगन है। अब जबकि ड्रैगन लगभग अमर प्राणी होते हैं, केवल एक ड्रैगन पर बहुत अधिक प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसलिए उन्होंने कई सक्षम लोगों को दूसरे देशों में भेजा। पहला उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना था और दूसरा अन्य ड्रैगनों के अस्तित्व की पुष्टि करना। ये सुनते ही सुरक्षा दल का नेता जोर से हंस पड़ा और बोला कि ये कल्पना पर आधारित कहानी के लिए काफी शानदार है। लड़के ने बाकी भाड़े के योद्धाओं की ओर देखे बिना ही समझ लिया कि वे इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो नोबडी की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि वो वास्तव में कोई जासूस नहीं है। उसने हाथ बांधते हुए पूछा, तो अब जबकि तुम्हारा शक कुछ कम हो गया है? लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी और उसे गिल्ड प्रबंधक के साथ सुखी जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि शादी में उसे निमंत्रण देना न भूले। तभी अचानक लड़के का ध्यान किसी चीज पर गया और उसने बिजली की गति से अपनी तलवार पीछे की ओर घुमा दी। जिम नोबडी उसकी तलवार की नोक अपने गले पर महसूस कर रहा था। वो पहले अपनी तलवार खींचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। जैक ने साफ कर दिया कि वो उसे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा है क्योंकि सबसे पहले उसी ने उस पर शक किया था। वो आदमी को अपने करीब खींचकर उसके कान में फुसफुसाया ताकि केवल वही सुन सके, ये आखिरी बार है। अगर तुम्हारी खून की प्यास फिर से जागी तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी को, तुम्हें भी, धूल में बदल दूंगा। ये सुनकर बाकी लोग कांप उठे और दोनों से तलवारें नीचे करने तथा शांति से बात करने की विनती करने लगे। लड़के ने समूह के करीब आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था। मालिक और कर्मचारी का रिश्ता हमेशा जटिल होता है। इस पूरे झंझट के बाद जैक वापस गाड़ी में जाकर सो गया, जबकि बाकी लोग घटना पर चर्चा करते रहे। उनमें से एक ने पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी कुलीन सेना का कप्तान बन सकता था, उसने भाड़े का योद्धा बनना क्यों चुना? सुनहरे बालों वाले आदमी को याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे तो नेता ने खुद को केवल चौथे सर्कल का बताया था और उस झूठ ने उसे नाराज कर दिया था। लेकिन वे कई सालों तक साथ लड़ चुके थे और उस आदमी ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसके साथ सख्ती नहीं करना चाहता था। समूह में एक 8वें सर्कल का योद्धा होना सुकून देने वाली बात थी, क्योंकि इससे उनका दल महाद्वीप के सबसे ताकतवर भाड़े के दलों में शामिल हो सकता था। उस तरह तो वो आदमी भाड़े के योद्धाओं का राजा भी बन सकता था। लेकिन जो को नहीं लगता था कि ऐसा संभव है। उसे अपने साथी की बात याद आई जो हर चीज को मजाक समझता था। आखिर एक 8वें सर्कल का योद्धा कभी भाड़े के योद्धाओं का राजा नहीं बनता। कम से कम 4 प्रसिद्ध भाड़े के योद्धा मास्टर पहले से मौजूद थे। संगीत। लेकिन उसने अपने पुराने साथी से बहस करने के बजाय बात को वही छोड़ देना बेहतर समझा। समूह के एक युवा सदस्य ने पूछा कि क्या लड़के की कई सारी बातें सच थी। नेता ने इसकी पुष्टि की, भले ही वे बातें चौंकाने वाली थी। सुनहरे बालों वाले आदमी ने सबको शांत करते हुए कहा कि हर किसी की अपनी परिस्थितियां होती है। लेकिन उसने ये भी पूछा कि कप्तान ने उस समय प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। ये सवाल सुनते ही उस टकराव की यादें आदमी के दिमाग में फिर से ताजा हो गई और सब कुछ बीत जाने के बाद भी उसके शरीर पर पसीना आ गया। संगीत। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होने का वो एहसास अब भी उतना ही स्पष्ट था। वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन डर के मारे लगभग उसकी हालत खराब हो गई थी। जैसा जेन ने कहा था, लड़का दिलचस्प तो था लेकिन बेहद खतरनाक भी। पूरा महाद्वीप पहले से ही टोल्किन साम्राज्य के सिंहासन के लिए चल रहे युद्ध के कारण
अराजकता में डूबा हुआ था। लेकिन ये मामला अलग था। जासूस, ड्रैगन और बाकी सारी बातें उसे बुरा एहसास दे रही थी, मानो कोई चेतावनी कि उसे इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद गाड़ी के भीतर बैठे जैक ने पूछा कि क्या वे एक और दिलचस्प कहानी सुनना चाहेंगे। ये सुनते ही भाड़े के योद्धाओं के चेहरे तनाव से भर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वो इस बार क्या बोलने वाला है। लड़के ने पूछा, संगीत, कि वे जादुई पशुओं के जंगल के स्वामी के बारे में कितना जानते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार वो राक्षस 9वें सर्कल का है। लेकिन जैक ने खुलासा किया कि संगीत, वास्तव में वो 10वें सर्कल का है। ये सुनकर सब चौंक गए, लेकिन उसने कहा कि समय आने पर सबको ये बात खुद ही पता चल जाएगी। असल में वो अतीत की एक कहानी सुनाना चाहता था। उसकी बातों ने सबकी उत्सुकता बढ़ा दी। तब जैक 23 साल पीछे की घटनाओं का जिक्र करने लगा, जब जंगल के स्वामी और हार्पी स्वामी के बारे में अफवाहें फैली थी। भाड़े के योद्धाओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी कोई कहानी कभी नहीं सुनी। तब जैक ने समझाया कि ऑक और हार्पी सदियों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। वे किसी भी कारण से युद्ध छेड़ देते हैं, और जंगल में जाने वाला कोई भी भाड़े का योद्धा जानता है कि ये दोनों जातियां जंगल की सबसे शक्तिशाली जातियों में गिनी जाती है। कभी कभी अपनी शक्ति के कारण उन्हें जंगल का संरक्षक भी माना जाता है। जैक ने बताया कि हार्पी रानी और ऑक राजा के बीच एक संबंध था। भले ही ये बात सुनने में अविश्वसनीय लगे। शुरुआत में वे सिर्फ शांतिपूर्ण पड़ोसी थे, लेकिन जब ब्लैकमैन ऑर्क लॉर्ड बना तब सब कुछ बदल गया। 5 साल बाद समस्याएं शुरू हुई, और ये सुनकर लोग उत्सुक हो गए। लड़का मुस्कुराया और आगे बताने लगा, जब ब्लैकमैन और हार्पी लॉर्ड के प्रेम संबंध का पता चला तो उनकी दोनों जातियों में भारी विद्रोह फैल गया। जैक ने समझाया कि इंसान, हार्पी और ऑर्क में फर्क सिर्फ जाति का होता है, लेकिन शक्ति की इच्छा सब में समान होती है। संगीत, और यही लालसा अंततः विश्वासघात का कारण बनी। ऑर्क और हार्पियों के एक हिस्से ने अपने नेताओं को निकाल बाहर किया और उस निषिद्ध प्रेम को बहाना बनाकर एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर दिया। लेकिन उनकी योजना, संगीत, असफल हो गई और सभी गद्दारों का विनाश कर दिया गया। जो नोबडी ने पूछा कि अगर ऐसा हुआ था तो दोनों जातियों के बीच संबंध आज तक इतने खराब क्यों बने हुए हैं? जैक ने जवाब दिया कि ब्लैकमैन और वाला अलग हो गए थे। उन्होंने अपने प्रेम से ऊपर अपनी अपनी जातियों की समृद्धि को रखा। ये निर्णय समझदारी भरा था, लेकिन इसके पीछे नफरत की एक विरासत छोड़ गया। भाड़े के योद्धाओं के दल का नेता नहीं जानता था कि कहानी सच है या नहीं, लेकिन उसे याद था कि पहले हार्पी और ऑर्क इतने खतरनाक नहीं हुआ करते थे। कुछ दशक पहले वे अचानक कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए और प्रमुख जातियों का दर्जा हासिल कर लिया। नायक ने आगे बताया कि हार्पियों ने ऑर्कों से युद्ध तकनीकें सीखी और ऑर्कों ने हार्पियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आत्मिक गुप्त कलाएं सीखी। ज्ञान का ये आदान प्रदान केवल ब्लैकमैन और वाला के कारण संभव हुआ था। उनके अलग होने के बाद दोनों जातियां और भी विकसित हुई। अब वे पूरे जंगल का प्रतिनिधित्व करती थी। जैक ने मजाक में कहा कि अगर जो नोबडी कभी उनमें से किसी के हाथ लग जाए तो उसे ये कहानी जरूर सुनानी चाहिए। संगीत, शायद तब वे उसे तुरंत मारने का फैसला न करें। लड़के के मासूम चेहरे को देखकर आदमी ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। विषय बदलते हुए उसने जैक को थोड़ा सूखा मांस दिया, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये जेन ने तैयार किया था और उसका स्वाद बेहद शानदार था। उनसे बहुत दूर मार्क्विस के महल में एक आदमी को तीसरे युवा स्वामी के सुरक्षा दल पर हुए हमले की चौंकाने वाली खबर मिली। आर्बोलो के पास पहाड़ों में मौजूद पूरी टुकड़ी नष्ट कर दी गई थी। उसके मुखबिर ने बताया कि विशेषज्ञ जांचकर्ताओं का मानना है कि ये किसी उन्नत जादू का काम था। ये सुनकर स्वामी क्रोधित हो उठा, क्योंकि ये घटना तब हुई थी जब आयरन ब्लड नाइट्स वहां मौजूद नहीं थे। उसे शक हुआ कि शायद राजा या ड्यूक ने उसके खिलाफ कोई तीसरा दाव खेला है। इसलिए उसने गोजालेस को मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया और उसने सिर झुकाकर सहमति जताई। बूढ़ा आदमी कुछ पल झिझका और फिर जैक के बारे में पूछा, क्योंकि उसका शव नहीं मिला था। इसका मतलब ये हो सकता था कि लड़का बच निकला हो। संगीत, और अगर ऐसा हुआ था तो संभव है कि उसे ऐसी जानकारी पता हो जिसमें स्वामी की दिलचस्पी हो। इसलिए उसने गोजालेस को पूरी छूट दे दी कि वो किसी भी तरह जवाब हासिल करे। लाल बालों वाला आदमी जाने लगा तो स्वामी ने पीछे से कहा कि वो हमेशा अपने बेटे को निकम्मा समझता रहा, लेकिन शायद वो गलत था। ये सुनकर गोजालेस ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप चला गया, मन ही मन सोचते हुए कि संगीत, वास्तव में वहां हुआ क्या था। अगले दिन लड़का और उसका समूह रॉकी पर्वत के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। तभी जैक ने सिक्कों से भरी एक थैली जो नोबडी को थमा दी। इतनी बड़ी रकम देखकर वो हैरान रह गया और घबराहट के साथ उसे लेने लगा। उसने कहा कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जैक ने समझाया कि उसे सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं और कुछ उपचार औषधियां चाहिए थी। बाकी सब संगीत उन्हीं लोगों का था। दयालु मुस्कान के साथ लड़के ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी यात्रा को उबाऊ नहीं होने दिया। उसने जो नोबडी पर शक करने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन अब अलग होने का समय आ गया था, इसलिए उसने उन्हें वापसी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बावजूद वो आदमी वही खड़ा रहा। ये देखकर जैक ने पूछा कि क्या वे लोग
अब वापस नहीं जाने वाले। जो नोबडी ने स्वीकार किया कि शायद वो जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने बोलने की अनुमति मांगी। लड़के की अनुमति मिलने पर उसने कहा कि भाड़े के योद्धा का जीवन उतना बुरा नहीं है जितना नायक सोचता है। जैक को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। तब आदमी ने अपना तर्क समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि भले ही उसे सारी बातें न पता हों, लेकिन उसने कई ऐसे युवा स्वामियों को देखा है जो बिना किसी सहारे के रह गए थे और उनका अंत हमेशा अच्छा नहीं हुआ। किसी कुलीन परिवार का तीसरा युवा स्वामी जो पूरी तरह अकेला हो, ये बहुत अजीब और खतरनाक स्थिति थी। जैक ने पूछा कि क्या वो उसे भाड़े का योद्धा बनने की सलाह दे रहा है। इस पर जो नोबडी ने उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और दोहराया कि भाड़े का काम उतना बुरा नहीं है जितना वो समझता है। अगर वो खतरनाक मिशनों से दूर रहे तो पूरी दुनिया घूम सकता है और बिना बड़े जोखिम के आरामदायक जीवन जी सकता है। जैक ने अपने आसपास मौजूद लोगों की ओर इशारा किया। उसे पता था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो नोबडी सब कुछ भली भांति समझता था। उस रात जब वे आमने सामने खड़े थे, अगर लड़का चाहता तो बिना अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल किए भी उसे आसानी से खत्म कर सकता था। बूढ़ा आदमी ये बात जानता था और शायद इसी वजह से उसे और भी अफसोस था कि लड़का कभी भाड़े का योद्धा नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसके असाधारण हुनर को किसी और से बेहतर पहचानता था। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वो पहले की घटना को लगभग भूल चुका है। एक ऐसी दुनिया में जहां उसने जीवित रहने के लिए तलवार उठाई थी, वो अपनी शक्ति अपने साथियों से भी छिपाकर रखता रहा। ये मानना उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसने कहा कि सारी गलती उसी की थी। जैक ने उसके शब्दों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन संगीत साथ ही कहा कि वो ऐसा दिखावा करेगा जैसे उसने ये बात कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि जो नोबडी बाकी लोगों से अलग था। बिना अधिक विवरण दिए नायक ने भविष्य में होने वाली एक बड़ी घटना का जिक्र किया। उसने कहा कि कुछ वर्षों बाद पश्चिम में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उस समय आने पर वो आदमी छिप जाए। ये सुनकर भाड़े का योद्धा पूरी तरह उलझ गया, लेकिन लड़के ने कहा कि अभी वो उसकी बात नहीं समझेगा। हालांकि जब सही समय आएगा तो वो खुद उसे महसूस कर लेगा। भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। जाने से पहले इस वीडियो पर लाइक्स की बारिश कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर दो। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लो, ताकि अगला धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।